द गो गेटर। लेखक पीटर बी काइन। अध्याय 1। मैनेजर और कर्मचारी के गुण। पैसिफिक कोस्ट के थोक लकड़ी के लादान कारोबार में आल्डेन पी रिक्स को कैपी रिक्स के नाम से जाना जाता था। उनके पास इतनी सारी मुश्किलें थी जितनी ढेर सारे चूजों वाली मुर्गी को भी नहीं होती है, और यह बात उन्होंने छुपाकर नहीं रखी बल्कि चिल्लाकर कही। उन्होंने जिस व्यक्ति से यह कहा वह स्किनर था, जो रिस्क लॉगिंग एंड लंबरिंग कंपनी का प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर था। यह वही कंपनी थी जो कैपी के कास्ट साम्राज्य को चलाती थी और जिसके संचालन से रिक्स रिटायर हो चुके थे। उन्होंने यह बात अपने दामाद कैप्टन मैट पिजली को भी जोर शोर से और जोशो खरोश से बताई, जो ब्लू स्टार नेविगेशन कंपनी का प्रेसिडेंट और मैनेजर था। यह कंपनी अमेरिकी जल परिवहन में रिक्स का कारोबार संचालित करती थी। स्किनर ने यह जानकारी चुपचाप सुनी, और सुनता भी क्यों नहीं, वह कैपी रिक्स का रिश्तेदार नहीं था, लेकिन मैट पिजली तो दामाद था। इसलिए उसने अपने पैर एक के ऊपर एक रखे और अपने वाकपटु ससुर को उसी तरह आंखें तरेर कर देखा जिस तरह वे देख रहे थे। मुश्किलें आपको है, उसने आपको शब्द पर जोर देते हुए ताना कसा। अब क्या आपकी पीठ में दर्द हो गया है, या फिर हर्बर हुबर सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स के लिए गलत आदमी है? अपना ताना और कटाक्ष अपने पास रखो नौजवान, कैपी चीखे। तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि मैं स्वास्थ्य या राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। बुढ़ापे में मेरे लिए यह कितने अफसोस की बात है कि मैंने चुन चुनकर अपने आसपास दुनिया के सबसे कम अक्लमंद लोगों को इकट्ठा कर लिया है, जैसे इतिहास में तब से लेकर आज तक नहीं हुआ जब एजाक्स ने बिजली का मजाक उड़ाया था। मतलब कौन? देखो तो सही कितनी कम अक्ल है। अब मुझे इस बात का भी मतलब समझाना पड़ेगा। मतलब तुम और स्किनर। क्यों, हमने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से आपका बीपी बढ़ गया? तुम दोनों ही तो सारे बखेड़े की जड़ हो। तुम दोनों ने ही तो मिली भगत करके मुझे राजी किया कि हम शिपिंग बोर्ड के 25 बकवास मालवाहक जहाजों का प्रबंधन करने लगे। फूटी किस्मत देखो, हमने जैसे ही जहाजों को लिया, देश में मंदी आ गई और ढुलाई के भाव रसातल में पहुंच गए और मैरीन इंजीनियर हड़ताल पर चले गए। इतना ही नहीं, हम पूर्वी देशों में जिस भी नालायक युवा छोकरे को अपने ऑफिस का मुखिया बनाकर भेजते हैं, उसका दिमाग तुरंत ही फूलकर कुप्पा हो जाता है और वह यह सोचने लगता है कि ईश्वर ने उसे जापान में बनी सारी की सारी स्कॉच विस्की पीने के लिए इस संसार में भेजा है, और यह काम करके वह हर प्यासे अमेरिकी को फायदा पहुंचा रहा है। मेरे बुढ़ापे में तुम दोनों ने मुझे इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि हमें तार भेजकर अपने मैनेजरों को नौकरी से निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे खेल में घुस गए हैं जो घरेलू मैदान में नहीं खेला जा सकता। विदेशों में हमारा इतना सारा कारोबार है कि हम इसे इतनी दूर बैठकर नहीं संभाल सकते। मैट पिजली ने कैपी रिक्स की तरफ आरोप भरी उंगली उठाई। हमने कभी आपको राजी नहीं किया कि आप उन शिपिंग बोर्ड के जहाजों का प्रबंधन अपने बुजुर्ग हाथों में लें। इसके बजाय यह आप थे जिन्होंने मुझे राजी किया था। बलि का बकरा तो मैं हूं। यह तो वही मिसाल हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इससे आपको क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं, क्योंकि आप तो 10 साल पहले ही रिटायर हो गए थे। जहाजों की सारी मुश्किलों का भार तो मेरे कंधों पर है बुजुर्गवार, और मैं आपको बता दूं कि ये कंधे इस भार को अच्छी तरह उठा सकते हैं। तुम्हारी बात सैद्धांतिक दृष्टि से तो सच है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से नहीं। अब तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो कि मैंने कंपनी के हित में जिस तरह शारीरिक प्रयास छोड़ दिए हैं, उसी तरह मानसिक प्रयास भी छोड़ दूं? भगवान कसम, क्या मुझे अपनी बनाई हुई कंपनी के मामलों में रुचि रखने का भी अधिकार नहीं है, जिसमें मेरे इतने सारे पैसे लगे हुए हैं और जिसे मैंने अपने खून पसीने से सींचकर बनाया है? मैं यह मानता हूं कि तुम दोनों लड़के मेरी कंपनी को चला रहे हो और आमतौर पर अच्छी तरह चलाते हो, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है मैट, और तुम्हें भी स्किनर? अगर मैट कोई गलती करता है तो यह तुम्हारा फर्ज है कि परिणाम सामने आने से पहले तुम उसे चेतावनी दे दो, है ना? और यही मैट को भी करना चाहिए। क्या तुम दोनों ने आदमियों को परखने की अपनी योग्यता खो दी है, या फिर यह योग्यता तुम में कभी थी ही नहीं? स्किनर बीच में ही बोल पड़ा। आप हेंडरसन की बात कर रहे हैं,
जिसे हमने संघाई ऑफिस का मुखिया बनाकर भेजा था? मैं सचमुच उसी की बात कर रहा हूं स्किनर, और मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि अगर हम तटीय परिवहन का अपना पुराना खेल ही खेलते रहते तो ज्यादा अच्छा होता। अगर हमने अटलांटिक के पार के परिवहन और ढुलाई को दूसरों के लिए छोड़ दिया होता तो हमारे पास इस समय शंघाई का ऑफिस भी नहीं होता और इस संसार के हैंडरसनों का सिरदर्द भी नहीं होता। स्किनर ने खुद के बचाव में कहा, देखिए, लकड़ी बेचने में उसका जवाब नहीं था। वह हमारा सर्वश्रेष्ठ सेल्समैन था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वह हमें एशिया के ढेर सारे माल का ऑर्डर दिलाएगा और इससे हमारी आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैट पिजली ने अपनी तरफ से जोड़ा, और उसे इस ऑफिस के हर काम का अनुभव है। उसने कास्ट कंपनी के ऑफिस बॉय से लेकर सेल्स मैनेजर तक का सफर तय किया है। वह नेविगेशन कंपनी में फ्रेट क्लर्क से लेकर पैसेंजर एजेंट तक हर पद पर रहा था। जहां तक अनुभव की बात है, उसमें कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं दिखाई दे रही थी। वह शंघाई ऑफिस में मैनेजर पद के लिए आदर्श दावेदार दिख रहा था। मैं यह सब स्वीकार करता हूं, लेकिन जब तुमने उसे उसके खुद के दम पर चीन भेजने का निर्णय लिया था तो क्या तुमने मुझसे सलाह की थी? क्यों करता? ब्लू स्टार नेविगेशन कंपनी का बॉस मैं हूं कि नहीं? जब हमने एंडरसन को शंघाई ऑफिस का मुखिया बनाकर भेजा था तब तक आपने मुंह खोलकर अपनी मुफ्त सलाह हमें नहीं दी थी। मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया था कि हेंडरसन कामयाब नहीं होगा, है ना? हाँ, यह बात तो माननी पड़ेगी। आपने यह तो कहा था। और अब मैं तुम्हें एक छोटी कहानी सुनाना चाहूंगा जो तुमने मुझे तब सुनाने का अवसर नहीं दिया था जब तुमने उसे विदेश भेजा था। हेंडरसन अच्छा कर्मचारी था, प्रतिभावान कर्मचारी था, बशर्ते वह किसी समझदार आदमी के नेतृत्व में काम कर रहा हो और उसके ऊपर कोई हो जो उसे बताए कि क्या करना है या कैसे करना है। उसमें इतनी पहल शक्ति नहीं थी कि वह खुद पहल करके अवसरों का लाभ ले सके। उसमें यह आदत भी थी कि अगर उसे सही दिशा हर दिन न दिखाई जाए तो वह राह भटक जाएगा और गलत रास्ते पर चलने लगेगा। मैं 20 साल से उस आदमी के दिमाग को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा था और अब देखो, वह हमारे शंघाई बैंक खाते को खाली करके लापता हो गया है। स्किनर ने भावहीन स्वर में कहा, मिस्टर रिक्स, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमने उससे $2.5 लाख का बॉन्ड भी भरवाया था। तुम एक शब्द भी मत बोलो स्किनर, एक शब्द भी नहीं। इसके बजाय मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहूंगा कि मैं ही वह जीनियस था जिसने वह बीमा कराया था। तुम्हें और मैट को तो बीमे का पता भी नहीं था, और मैं कैसे भूल सकता हूं कि तब तुमने मुझे याद दिलाया था कि मैं 10 साल पहले रिटायर हो चुका हूं और मुझे तुम्हारे ऑफिस के अंदरूनी मामलों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। मैट पिजली ने जवाब दिया, देखिए, मैं खुलकर स्वीकार करता हूं कि इस मामले में आपकी दूरदर्शिता सही थी, जिसकी वजह से इस साल शंघाई ऑफिस घाटा नहीं दिखाएगा। लेकिन कैपी, हमारे सामने की स्थिति को दूसरे दृष्टिकोण से देखें। हमें क्या पता था कि हेंडरसन वहां जाकर शराब पीने लगेगा, जुआ खेलने लगेगा और अपने वेतन से ज्यादा कर्ज ले लेगा। हमें क्या पता था कि वह कारोबार पर पूरा ध्यान नहीं देगा, और इतना ही नहीं, हमारे बैंक खाते से सारा पैसा निकालकर लापता हो जाएगा। हम ये सारी बातें पहले से नहीं भांप सकते थे। जब हम अपने किसी कर्मचारी को पूर्वी देशों में मैनेजर बनाकर भेजते हैं तो हमें उस पर पूरी तरह विश्वास करना होगा कि वह सही काम करेगा। इसलिए कैप्पी, मेरी सलाह यह है कि रायता फैल चुका है और उस पर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है। हमारा काम तो यह है कि हम हेंडरसन का उत्तराधिकारी चुने और उसे अगले जहाज पर बैठाकर शंघाई भेज दें। ओह, बहुत अच्छा मैट, कैप्पी ने सदाशयता से कहा। मेरे बच्चे, मैं इस मामले में तुम्हें ज्यादा ताने नहीं मारूंगा, ज्यादा कटाक्ष नहीं करूंगा। मेरी बातों को बूढ़े आदमी की बढ़ास मानकर भूल जाओ। मैं जो कह रहा हूं वह हालांकि सच है, लेकिन उदारता से कोसों दूर है। लेकिन जब तुम मेरी उम्र के होगे और बहुत सारी मानसिक व नैतिक कमजोरियां तुम्हें परेशान करेंगी तो तुम भी इंसानों के मुझसे बेहतर पारखी और निर्णायक बन जाओगे कि कौन इंसान जिम्मेदारी का भार उठा सकता है और कौन नहीं उठा सकता, कौन इंसान कितनी जिम्मेदारी का भार उठा सकता है और किस तरह की जिम्मेदारी का। स्किनर, तुम बताओ, इस पद के लिए तुम्हारे पास कोई उम्मीदवार है क्या?
मुझे यह कहते हुए अफसोस है सर, लेकिन मेरे पास एक भी बंदा नहीं है जो यह काम कर पाए। मेरे विभाग के सारे आदमी काफी युवा हैं, इतने युवा कि वे जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे। युवा से तुम्हारा क्या मतलब है? देखिए, इस काम के लिए मैं केवल एक व्यक्ति के नाम पर विचार कर सकता हूं, और वह है एंड्रयूज। लेकिन अभी उसकी उम्र इस काम के लिहाज से काफी कम है, यही कोई 30 साल के आसपास। 30 साल है? मुझे याद आता है कि जब मैंने तुम पर साल के $10,000 फेंके थे और $20 लाख की कंपनी की जिम्मेदारी सौंपी थी, तब तुम्हारी उम्र 28 साल थी। हाँ सर, लेकिन बात यह है कि एंड्रयूज का अभी इम्तिहान नहीं लिया गया है। स्किनर, कैपी ने अपनी सबसे भयंकर आवाज में उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, मैं इस बात पर लगातार हैरान होता हूं कि मैं तुम्हें नौकरी से क्यों नहीं निकाल रहा हूं। तुम कहते हो कि एंड्रयूज का कभी इम्तिहान नहीं लिया गया है। उसका इम्तिहान क्यों नहीं लिया गया है? हम इस दुकान में ऐसा माल क्यों रख रहे हैं जिसे जांचा परखा नहीं गया है? सामान की तरह कर्मचारी को भी जांचना परखना जरूरी होता है, वहां भी गुणवत्ता परीक्षण करना अनिवार्य होता है। बल्कि यह कहना चाहूंगा कि इंसान के मामले में जांचना परखना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वही तो है जो हमारे सामान को बेचेगा या नहीं बेचेगा। वही तो है जो संगाई ऑफिस को बखूबी चलाएगा या हमें चूना लगाकर चंपत हो जाएगा। बोलो, सही बात है कि नहीं? बोलो, एक शब्द भी मत बोलना। अगर तुम में राई के दाने बराबर भी अक्ल होती तो तुम उसका अच्छा इम्तिहान ले लेते, और कौन कहता है कि तुम्हें इसका मौका नहीं मिला। 1919 से 1920 में लकड़ी की इतनी ज्यादा मांग थी कि यह हाथों हाथ और अपने आप बिक रही थी। उस समय तुम्हें 1 साल की छुट्टी ले लेनी चाहिए थी और अपनी डेस्क पर एंड्रयूज को बैठाकर जाना चाहिए था। इससे तुम्हें यह पता चल जाता कि वह किस मिट्टी का बना है। अच्छा ही हुआ जो मैंने ऐसा नहीं किया। स्किनर ने ससम्मान प्रतिरोध किया, क्योंकि बाजार अचानक लुढ़क गया था चुटकियों में। और अगर मैं अपने जहाजों में लदाने के लिए पर्याप्त लकड़ी बेचने की फुर्ती नहीं दिखाता। स्किनर, तुम्हारी यह जुर्रत कि तुम मेरी बात का विरोध करो। मैट पिछली तब कितने साल का था जब मैंने ब्लू स्टार नेविगेशन कंपनी ताला चाबी समेत उसके हवाले कर दी थी? अरे, उस समय तो वह 26 का भी नहीं था। स्किनर, तुम बोर्डम हो। तुम जैसे खुशी के दुश्मन कारोबार की पीठ पर सवार हो जाते हैं और बचकाने सिद्धांतों से इसका गला दबा देते हैं। ऐसे बचकाने सिद्धांत के इंसान को तभी ज्यादा जिम्मेदारी देनी चाहिए जब उसकी पीठ कमान की तरह झुक जाए, या उसे ज्यादा वेतन तभी देना चाहिए जब उसके बाल बर्फ की तरह सफेद हो जाएं। तुम जैसे लोगों की वजह से ही हमारे सारे युद्ध होते हैं, हमारी सारी हड़तालें होती है। यह युवाओं का संसार है स्किनर, और तुम यह बात कभी मत भूलना। इस संसार के गो गेटर 30 साल से कम उम्र के होते हैं। युवाओं में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, जिसे सही दिशा में लगाया जाए तो उससे बड़े से बड़ा काम हो सकता है। युवाओं में इतना ज्यादा जोश होता है कि वे आसमान को झुकाकर जमीन तक ला सकते हैं या जमीन को उठाकर आसमान तक पहुंचा सकते हैं। यही कारण है स्किनर कि हमें युवाओं पर ध्यान देना चाहिए और उनकी भारी क्षमता को जांचना परखना चाहिए और उन्हें जिम्मेदारी उठाने लायक बनाना चाहिए। फिर वे अपने दामाद की ओर मुड़े। मैट, संघाई वाली नौकरी के संदर्भ में तुम्हें एंड्रयूज कैसा लगता है? मैं सोचता हूं कि वह यह काम कर लेगा। तुम्हें क्यों लगता है कि वह यह काम कर लेगा? क्योंकि वह यह काम जानता है। वह इतने लंबे समय से हमारे यहां काम कर रहा है कि उसके पास बहुत सारा अनुभव है, जिसकी वजह से। क्या उसमें काम को संभालने की हिम्मत है मैट? कैपी ने बात बीच में ही काटते हुए कहा। हिम्मत तुम्हारे लचर अनुभव से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जिसकी तुम और स्किनर इतनी ज्यादा दुहाई देते हो। मैं नहीं जानता कि उसमें हिम्मत है या नहीं। मुझे लगता है कि वह अच्छा कर्मचारी है और मन लगाकर काम करता है। मैं बस इतना जानता हूं कि उसका व्यवहार और चाल चलन अच्छा है। देखो, उसे बाहर भेजने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उसमें एकाग्रता और पहल शक्ति है या नहीं। उसमें स्वतंत्र काम करने और स्वतंत्र निर्णय लेने की योग्यता भी होनी चाहिए, क्योंकि यह मैनेजर की बुनियादी योग्यता होती है। अच्छे कर्मचारी और अच्छे मैनेजर में फर्क होता है। दुर्भाग्य से हम यह मानकर चलते हैं जो अच्छा कर्मचारी है वह अच्छा मैनेजर भी बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर अच्छा कर्मचारी अच्छा मैनेजर नहीं बन सकता।
क्योंकि कर्मचारी के रूप में उसे सिर्फ काम करने का अनुभव होता है, काम कराने का नहीं। मैनेजर के रूप में आपको दूसरों से काम कराना होता है, इसलिए आपको स्वतंत्र निर्णय लेना आना चाहिए, खुद होकर अवसरों को संभालना चाहिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप में ये सारी बातें नहीं है तो आप संसार के किसी भी कोने में सफल मैनेजर नहीं बन सकते। तो फिर मैट पिजले ने उठते हुए कहा, मैं हेंडरसन का वारिस चुनने के काम से अपना हाथ खींचता हूं। इस मामले में आपको इतना ज्यादा ज्ञान है जो आप पूरी उदारता से हमें दे रहे हैं कि आपको ही उस खुशकिस्मत इंसान का नाम चुनना चाहिए। हाँ सचमुच, स्किनर ने सहमत होते हुए कहा, मुझे यकीन है कि इतने कम समय में एंड्रयूज की एकाग्रता और पहल शक्ति को खोजना मेरी कमजोर योग्यताओं से काफी परे की चीज है। उसमें उसके वर्तमान पद के हिसाब से तो पर्याप्त एकाग्रता और पहल शक्ति है, लेकिन कैपी ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, लेकिन क्या उसमें ऐसी एकाग्रता और पहल शक्ति तब भी होगी जब उसे विशेषज्ञों की सलाह से 6000 मील दूर तुरंत कोई निर्णय लेना होगा और उस निर्णय के आधार पर सफल या असफल होना होगा। हम यही जानना चाहते हैं स्किनर। स्किनर ने भावहीन विनम्रता से जवाब दिया, सर, मेरा सुझाव यह है कि आप ही उसका इम्तिहान लें। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं स्किनर। भगवान कसम, हम संघाई ऑफिस में जिस अगले आदमी को भेजेंगे वह गो गेटर होगा। हमारे 3 मैनेजर वहां पहुंचकर टाइम टाइम फिश हो चुके हैं और यह बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि उत्कृष्टता का तकाजा है कि कंपनी में एक भी गलत मैनेजर नहीं होना चाहिए, वरना कंपनी बैठ जाएगी। अगर मैनेजर गलत होगा तो कर्मचारी चाहे कितने भी अच्छे हों, कंपनी नहीं बच पाएगी। और इसके बाद कैपी ने अपने बूढ़े पैर उठाकर अपनी डेस्क पर रखे और अपनी घूमने वाली कुर्सी पर नीचे फिसलने लगे और अपनी पीठ नीचे टिका ली। फिर उनका सिर उनके सीने पर आ गया और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। वे यह सोचने भी लगे कि एंड्रयूज का इम्तिहान कैसे लेना है। अब उसकी खैर नहीं। मैट पिजले ने फुसफुसाकर कहा जब वह और स्किनर कमरे से बाहर निकले। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 2। बाधाओं से न घबराएं। द गो गेटर। लेखक पीटर बी काइन। HindiAudiobook.com। रिटायर्ड प्रेसिडेंट की किस्मत में ज्यादा देर तक आराम करना नहीं लिखा था। उनकी किस्मत में यह भी नहीं लिखा था कि वे बिना किसी बाधा या व्यवधान के लंबा सोच विचार कर पाएं। 10 मिनट के भीतर ही उनके फोन की घंटी बजने लगी। उनकी निजी एक्सचेंज ऑपरेटर उन्हें फोन कर रही थी। क्या है? कैपी रिसीवर में चिल्लाए, क्योंकि व्यवधान से उनके विचारों का सिलसिला टूट गया था। ऑफिस में एक नौजवान आया है। उसका नाम विलियम ई पेक है और वह आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता है। कैपी ने आह भरते हुए कहा। नौजवान? पहले तो उनका मन हुआ कि उससे मिलने से मना कर दे। इस समय उनका किसी से भी मिलने का मन नहीं था। वे अभी एंड्रयूज के इम्तिहान के तरीके के बारे में सोच विचार कर रहे थे, लेकिन फिर उन्हें अपनी खुद की ही बात याद आ गई। उन्होंने अभी अभी खुद स्किनर को बताया था कि नौजवानों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिम्मेदारी देनी चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि उनमें गो गेटर बनने की प्रबल संभावना होती है। इस कारण उन्होंने अपने विचारों के सिलसिले को खत्म किया, अपनी चिढ़ को दबाया और ऑपरेटर से कहा, ठीक है, अंदर भिजवा दो। लगभग तुरंत ही ऑफिस बॉय पेक को लेकर आ गया और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे से थोड़ी अंदर आने के बाद आगंतुक रुका और आसानी तथा सहजता से अटेंशन की मुद्रा में आया। फिर उसने सम्मान से सिर झुकाकर अभिवादन किया। हालांकि इस दौरान उसकी पैनी नीली आंखें ब्लू स्टार नेविगेशन कंपनी के शासक पर लगातार जमी रही। मिस्टर रिक, मेरा नाम पेक है, सर विलियम ई पेक। आपको धन्यवाद सर कि आपने मुझसे मिलने के लिए हाँ कर दी। कैपी लड़ाकू दिख रहे थे। बैठ जाइए मिस्टर पेक। पेक बैठने के लिए कैपी की डेस्क के पास की कुर्सी तक पहुंचा और बैठ गया। बूढ़े कैपी ने उसकी चाल पर गौर किया। उन्होंने देखा कि यह नौजवान थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था और उसकी बाई बां कोहनी के आधे रास्ते पर कटी हुई थी। कैपी अवलोकन में माहिर थे, तजुर्बेकार थे, इसलिए पेक के सीने पर अमेरिकन सेना के बटन को देखकर खुद ब खुद पूरी कहानी समझ गए।
वे उड़ती चिड़िया के पंख गिन सकते थे, और यहां तो कारण भी सामने था और परिणाम भी। उन्होंने नरमी से कहा, अच्छा तो मिस्टर पेक, मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। मैं अपनी नौकरी के लिए आया हूं, पेक ने संक्षेप में जवाब दिया। भगवान की कसम, कैपी ने कहा, आप यह बात तो इस तरह कह रहे हैं जैसे आपको इनकार सुनने की उम्मीद नहीं है। बिल्कुल सही कहा सर, मुझे इनकार सुनने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। क्यों? विलियम ई पेक के दिलचस्प लेकिन थोड़े सामान्य चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इतनी मोहक मुस्कान कैपी रिक्स ने आज तक नहीं देखी थी। पेक ने जवाब दिया, मैं एक सेल्समैन हूं मिस्टर रिक्स। मैं खुद को काफी योग्य सेल्समैन मानता हूं, क्योंकि मैंने 5 साल के दौरान यह साबित कर दिया है कि मैं किसी भी चीज को सामान्य व्यक्ति से ज्यादा अच्छी तरह बेच सकता हूं, बशर्ते वह इतनी मूल्यवान हो कि कोई उसे खरीदने को तैयार हो। मैं सामान बहुत अच्छी तरह बेच सकता हूं, लेकिन मैंने यह भी देखा है कि सामान बेचने से पहले मुझे वह सामान बनाने वाले को एक और चीज बेचनी होती है, मैं खुद। मुझे उसे यह विश्वास दिलाना होता है कि मैं न सिर्फ उनका सामान बेच सकता हूं, बल्कि दूसरों से ज्यादा अच्छी तरह बेच सकता हूं। मुझे यह प्रदर्शित करना होता है कि मैं इस काबिल हूं कि वह घुड़दौड़ में मुझ पर दांव लगाए और मेरे अव्वल आने की उम्मीद रखे। मैं आपको अपनी सेवाएं बेचने आया हूं, मैं खुद को बेचने आया हूं। कैपी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए। मैं बिक गया, लेकिन यह तो बताओ, अमेरिकी सेना ने तुम्हें अपनी सदस्यता कब बेची थी? 7 अप्रैल 1917 की सुबह को सर। इससे हमारी बिक्री पूरी हो जाती है। मैं खुद कैप कियर्नी में नाइट्स ऑफ कोलंबस में था, लेकिन जब उन्होंने मुझे अपने डिवीजन के साथ विदेश नहीं जाने दिया तो मेरा दिल टूट गया और यह समझने लगा कि मैं किसी काम का नहीं रहा हूं। सेना की बातों ने पैक का दिल छू लिया, जिस वजह से उसकी पटरी तुरंत ही अच्छी तरह बैठ गई। युद्ध से पहले मैं मध्य पश्चिम में लकड़ी बेचता था और पोर्टलैंड लंबर कंपनी में था, उसने स्पष्ट किया। सरकार ने पिछले ही सप्ताह लेटरमैन जनरल हॉस्पिटल में मुझे सेवा मुक्त किया। मेरी अर्ध अपंगता के बदले में मुझे $10,000 का सरकारी बीमा भी मिला। बाकी अंगों की टूट फूट से तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मेरे टूटे पैर को सही होने में काफी समय लग गया और यह कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। मेरा पैर जितना बड़ा होना चाहिए था, यह आज उससे थोड़ा छोटा है। फिर मुझे इन्फ्लुएंजा के साथ निमोनिया भी हो गया और इसके बाद डॉक्टरों ने टीबी के भी कुछ लक्षण खोज लिए। इसका नतीजा यह हुआ कि मैं 1 साल तक फोर्ट बेयर न्यू मैक्सिको में सरकारी टीबी अस्पताल में भी रहा। लेकिन अब मेरे पास जो भी अंग बचे हैं वे पूरी तरह से तंदुरुस्त हैं और डॉक्टरों ने इसका प्रमाण पत्र भी दिया है। मेरा सीना 5 इंच फूलता है और मैं स्वस्थ महसूस करता हूं। निराश या हताश तो नहीं हो? कैपी ने हिचकते हुए पूछा। ओह, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे कम कीमत चुकानी पड़ी है और मैं आसानी से छूट गया हूं मिस्टर रिक्स। मेरा दिमाग बचा है और मेरी दाईं बां, मैं सोच सकता हूं और मैं लिख सकता हूं, और भले ही मेरा एक पहिया डगमगा रहा है, लेकिन मैं आदेश मिलने पर ज्यादातर लोगों से ज्यादा दूर तक और ज्यादा तेज चल सकता हूं। आपके पास मेरे लिए नौकरी है मिस्टर रिक्स? नहीं, मेरे पास नहीं है मिस्टर पैक। आपको तो पता ही नहीं होगा कि मैं अब कंपनी से बाहर हो चुका हूं। 10 साल पहले रिटायर हो गया था। यह ऑफिस तो बस सामाजिक मेलजोल का मुख्यालय है। यहां मुझे अपनी डाक मिल जाती है और गपशप से मन भी बहल जाता है। नौकरी के लिए तो आपको स्किनर से मिलना चाहिए। मैं स्किनर से मिल चुका हूं सर, पुराने योद्धा ने जवाब दिया, लेकिन उन्होंने ज्यादा सहानुभूति नहीं दिखाई थी, ज्यादा रुचि नहीं ली थी। मेरे ख्याल से वे यह सोच रहे थे कि मैं उन्हें अपनी खाली आस्तीन दिखाकर नौकरी मांग रहा था और उनसे रहम की उम्मीद कर रहा था, जो उनमें वैसे भी ज्यादा नहीं है। मिस्टर स्किनर ने मुझे जानकारी दी कि उनके पास पहले से ही काम कम है और लोग ज्यादा। उन्होंने बताया कि उनके पास अपने वर्तमान सेल्समैनों के लायक काम ही नहीं है, इसलिए वे नए सेल्समैन को नियुक्त नहीं कर सकते। यह सुनने के बाद मैंने उन्हें यह बता दिया कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं, बस वह स्टेनोग्राफर के ऊपर का होना चाहिए। मैं अमेरिकी सेना का एक हाथ का चैंपियन टाइपिस्ट हूं। मैं लकड़ी का हिसाब किताब रख सकता हूं और इसकी बिलिंग कर सकता हूं। मैं बही खाते संभाल सकता हूं और टेलीफोन के जवाब भी दे सकता हूं। यानी मैं किसी भी भूमिका में काम करने को तैयार हूं,
चाहे यह टाइपिस्ट हो, अकाउंटेंट हो या रिसेप्शनिस्ट हो। इसका कुछ असर हुआ है? नहीं सर। तो अब देखो बेटा, कैप्टन ने खुशनुमा पैक को गोपनीयता से फुसफुसाकर बताया, तुम्हें मैं एक पते की बात बताता हूं। मेरी सलाह मानो और जाकर मेरे दामाद कैप्टन पिजली से मिल लो। वह नेकदिल इंसान है और हमारे कारोबार की परिवहन कंपनी का सर्वेसर्वा है। मैं कैप्टन पिजली से भी मिला था। वे बहुत दयालु थे और उन्होंने काफी सहानुभूति दिखाई। उन्होंने कहा कि वे दिल से मुझे नौकरी देना चाहते थे। मुझे इनकार करने में उनकी भावनाएं आहत हो रही थी, लेकिन कारोबार की हालत इतनी खराब थी कि नए लोगों के लिए जगह निकालना नामुमकिन था। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 1 दर्जन पुराने सैनिकों को अब तक सिर्फ इसलिए नौकरी से नहीं निकाला था क्योंकि उनका दिल इस निष्ठुर कदम को उठाना नहीं चाहता था। मैं उनकी बात पर विश्वास करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे युवा मित्र, मुझे यह बताओ कि इसके बाद भी तुम मेरे पास क्यों आए? क्योंकि पैक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं चाहता था कि आप उनके इनकारों को रद्द करते हुए हां कर दें और मुझे नौकरी दे दें। वैसे तो मैं खुद को विशेषज्ञ सेल्समैन मानता हूं और अगर मुझे सेल्समैन की नौकरी मिलती है तो इससे कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा होगा क्योंकि मुझ में इसकी विशेषज्ञता है और मैं 10 सेल्समैनों के बराबर सामान बेच सकता हूं। लेकिन इसके बावजूद मुझे कोई विशेष पदनाम या पद नहीं चाहिए। कोई भी नौकरी चलेगी बशर्ते मैं वह काम कर सकता हूं। अगर मैं इसे कर सकता हूं तो मैं इसे सबसे अच्छी तरह करूंगा, जितनी अच्छी तरह पहले कभी किसी ने नहीं किया था। मैं नंबर 1 बनने में विश्वास रखता हूं मिस्टर रिक्स। जो भी काम करो उसे इतनी अच्छी तरह से करो कि शिखर पर पहुंच जाओ। तलहटी में रहने में ज्यादा आनंद नहीं है, शिखर से ज्यादा बेहतर नजारा दिखाई देता है और हर इंसान शिखर पर पहुंचना चाहता है क्योंकि हर इंसान में ईश्वर की दी हुई क्षमता और योग्यता होती है। मुझे ईश्वर ने सामान बेचने की विशेष योग्यता दी है। अगर आप मुझे अपनी कंपनी में नौकरी देते हैं और मैं ठीक से काम नहीं कर पाया तो आपको मुझे नौकरी से नहीं निकालना पड़ेगा, मैं खुद नौकरी छोड़ दूंगा। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि आप मुझ पर तरस खाकर नौकरी दें और परोपकार करें। मैं इस वक्त बाकी लोगों से 4 साल पीछे हूं और मुझे बराबरी पर आने के लिए बहुत कुछ करना है। मुझे कामयाबी की भूख है और मेरे पास सबसे अच्छे संदर्भ भी है। वह तो मैं भी देख रहा हूं, कैप्टन ने सौम्य अंदाज से कहा और अपनी डेस्क पर लगा पुश बटन दबा दिया। स्किनर अंदर आ गया। उसने विलियम ई पैक को नापसंदगी से देखा और फिर कैप्टन रिक्स को सवालिया निगाह से देखा। स्किनर, प्यारे लड़के, कैप्टन ने मधुर स्वर में कहा, मैं एंड्रयूज को संघाई ऑफिस भेजने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा हूं और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। हमें एक जोखिम लेना होगा। वर्तमान समय में एक स्टेनोग्राफर उस ऑफिस का प्रभारी है, जो बहुत ही बुरी बात है। इसलिए हमें जरा भी देर किए बिना किसी मैनेजर को वहां भेजना होगा। इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि हम क्या करेंगे। हम एंड्रयूज को अगले जहाज से भेज देंगे, लेकिन उसे यह बता देंगे कि यह उसका स्थायी पद नहीं है बल्कि अस्थायी इंतजाम है। अगर वह वहां पहुंचकर शानदार प्रदर्शन करता है तो हम उसे स्थायी कर देंगे, लेकिन अगर वह वहां जाकर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है तो हम उसे बुला लेंगे और यहीं अपने ऑफिस में उसकी पुरानी जगह पर रख लेंगे, जहां वह बहुत मूल्यवान व्यक्ति है। इस दौरान मुझ पर एक एहसान करो स्किनर, मेरे प्यारे लड़के, कि तुम इस युवा को अपने ऑफिस में सामान बेचने का कोई काम दे दो और उसे मुश्किल काम देकर यह पता लगाओ कि उसमें कितना मादा है और किस मिट्टी का बना है। बस मुझे यही एहसान चाहिए स्किनर, मेरे प्यारे बच्चे, बस मुझे यही एहसान चाहिए। खेल की भाषा में कहें तो स्किनर दबाव में था और वह यह बात जानता था। युवा पैक भी यह बात जानता था और जनरल मैनेजर को देखकर शालीनता से मुस्कुराया, क्योंकि युवा पैक सेना में रह चुका था, जहां सबसे बड़े शुरुआती सबकों में से एक यह होता है कि सेनापति का आग्रह हमेशा आदेश के बराबर होता है। बहुत अच्छी बात है सर, स्किनर ने धीरे से जवाब दिया। क्या आपने पैक का वेतन भी तय कर लिया है? कैप्टन ने विरोध में हाथ ऊपर उछाला। उसे तय करना पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है स्किनर। मुझे तुम्हारे विभाग के अंदरूनी प्रशासन में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं है। स्वाभाविक रूप से तुम पैक को उतना ही वेतन दोगे जितना पाने के वह योग्य है, और उससे ज्यादा 1 सेंट भी नहीं। फिर वे विजयी पैक की ओर मुड़े। अब मेरी बात गौर से सुनो नौजवान, अगर तुम सोचते हो
कि तुम्हें बैठे बिठाई कुर्सी तोड़ने की नौकरी मिल रही है तो यह ख्याल अपने दिमाग से इसी समय निकाल दो। तुम्हें कुर्सी तोड़ने के लिए नहीं बल्कि रिकॉर्ड तोड़ने के लिए नौकरी दी जा रही है। तुम सीधे मैदान में उतरोगे मेरे बच्चे, और तुम वहां जाकर चौके छक्कों की झड़ी लगा दोगे, और तुम यह काम जल्दी करोगे व बार बार करोगे। एक और बात बता दूं, पहली गलती पर तुम्हें चेतावनी दी जाएगी, दूसरी गलती पर तुम्हें बिना वेतन के 1 महीने तक घर बैठा दिया जाएगा, और तीसरी गलती पर तुम्हें सीधे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, हमेशा के लिए। क्या मेरी बात पूरी तरह से समझ में आ गई? बिल्कुल सर, पैक ने खुशी खुशी घोषणा की। मैं तो सिर्फ अपनी योग्यता दिखाने का अवसर चाहता हूं, रिकॉर्ड तोड़ने की जगह चाहता हूं, और आप पूरा इत्मीनान रखें सर, कुछ ही समय में मैं मिस्टर स्किनर का दिल जीत लूंगा। मिस्टर स्किनर, आपको धन्यवाद कि आप मुझे नौकरी देने के लिए राजी हो गए। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, और आपने जो विश्वास जताया है मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। बदमाश कहीं का, एकदम बदमाश है, कैपी ने बुदबुदाकर खुद से कहा। उसमें हास्यबोध है, ईश्वर का शुक्र है। आह, बेचारा स्किनर, पुरानी नैरो गेज पटरी जैसा स्किनर। अगर इस आदमी के मोटे सिर में कोई नया या अपारंपरिक विचार कभी आ जाए तो वह रातों रात मर जाएगा। वह इस समय बुरी तरह गुस्सा हो रहा होगा, पगला रहा होगा, क्योंकि वह अपनी रक्षा में एक भी शब्द नहीं कह सकता। मुझे पता है आगे क्या होगा। वह बिल पे की धृष्टता का बदला लेगा। वह बिल पे के जीवन को इतना बुरा बना देगा कि नरक की यातनाएं भी उसे गर्मी की छुट्टी जैसी लगने लगेगी। अगर वह ऐसा न कर दे तो मेरा नाम बदल देना और मुझे हमेशा के लिए क्लोरोफार्म सुंघा देना। हे ईश्वर, जीवन कितना सूना सूना और नीरस होगा अगर मैं कभी कभार बीच में टांग न अड़ाऊं और बखेड़ा खड़ा न करूं। युवा पेक उठ गया और अटेंशन में खड़ा हो गया। उसने स्किनर से पूछा, सर, मैं कब से काम शुरू करूं? जब से तुम चाहो, स्किनर ने रेफ्रिजरेटर जैसी मुस्कान के साथ जवाब दिया। पेक ने अपनी सस्ती कलाई घड़ी देखी। उसने जोर से एकालाप में कहा, अभी 12 बजे हैं। मैं बाहर जाकर पेट पूजा करूंगा और फिर 1 बजे नौकरी शुरू करने आ जाऊंगा। मैं आधा दिन का वेतन तो कमा ही लूं। उसने पैकी रिक्स पर निगाह डाली और उद्धरण किया, उस दिन को बर्बाद समझो जिसका ढलता सूरज भावों को चढ़ता पाए, लेकिन हम फायदा न उठा पाए। स्किनर को हंसी मजाक पसंद नहीं था। वह ऑफिस के समय में ऐसे हंसी मजाक पर अपना मानसिक संतुलन कायम नहीं रख सकता था। इसलिए वह अपनी बर्फीली गरिमा का टोकरा लेकर वहां से चला गया। जब उसके पीछे दरवाजा बंद हुआ तो पेक की भौहें शंका में ऊपर उठ गई। उसने कहा, मिस्टर रिक्स, मेरी शुरुआत बुरी हुई है। तुमने केवल शुरुआत का मौका मांगा था, कैपी ने जवाब में कहा। मैंने तुम्हें अच्छी शुरुआत की गारंटी नहीं दी थी और मैं दूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं दे ही नहीं सकता। मैं स्किनर और मैट पिजली को केवल एक सीमा तक ही दिखा सकता हूं और उससे आगे नहीं। हमेशा एक बिंदु रहता है जहां मुझे यह काम छोड़ना होता है। विलियम, मुझे अच्छी तरह पहचानने वाले लोग बिल पेक कहते हैं सर। बहुत अच्छा बिल। कैपी अपनी कुर्सी के कोने से बाहर फिसले और अपने चश्मे के ऊपर से बिल पेक को धमकी भरे ढंग से घूरने लगे। मैं तुम पर निगाह रखूंगा नौजवान, वे तीखी आवाज में बोले। मैं तुम्हारे प्रति हमारे कर्ज को खुलकर स्वीकार करता हूं, लेकिन जिस दिन तुम्हारे मन में यह धारणा आ गई कि यह ऑफिस पुराने सैनिकों की धर्मशाला है, वे सोच विचार के लिए ठहरे। मैं तो यह सोच रहा हूं कि स्किनर तुम्हें कितना वेतन देगा। उन्होंने विचार किया। ओह, ठीक है। उन्होंने आगे कहा, वह जितना भी वेतन दे उसे ले लेना, चुपचाप रहना और कुछ मत बोलना। जब अनुकूल समय आएगा, बशर्ते तुमने इसे अर्जित किया होगा, तो मैं उस मक्खी चूस को समझाऊंगा और तुम्हारा वेतन बढ़वा दूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बहुत दयालु हैं। गुड डे सर। इसके साथ ही बिल पेक ने अपना हैट उठाया और रिक्स के सामने से लंगड़ाता हुआ चला गया। उसके पीछे दरवाजा अभी पूरी तरह बंद भी नहीं हुआ था कि स्किनर कैपी रिक्स की मांद में दोबारा घुस आया। उसने बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन पूरा मुंह खोलने के पहले ही कैपी ने अपनी शाही उंगली दिखाकर उसे खामोश रहने के लिए इशारा किया। तुम एक शब्द भी मत बोलना स्किनर, मेरे प्यारे बच्चे। उन्होंने खुशनुमा अंदाज में कहा, मैं जानता हूं कि तुम क्या कहने वाले हो और मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हें यह बात कहने का हक है, लेकिन अब स्किनर, तर्क की बात सुनो।
तुम कैसे पत्थरदिल इंसान हो जो तुमने उस अपाहिज पूर्व सैनिक को इनकार कर दिया। उसका एक पैर छोटा था और उसकी आस्तीन उसके कोट की जेब में फंसी थी। फिर भी उसके चेहरे पर एक अटल अजय इंसान की मुस्कान थी। लेकिन तुमने, बेड़ा गर्क हो, तुम कितने निर्मम हो, कठोर हो, भावहीन हो कि यह सब भी देखकर तुम्हारे अंदर जज्बात नहीं जागे। लेकिन तुमने उससे आंख मिलाकर उसे इस तरह ठुकरा दिया जिस तरह कोई शराबी शराब छुड़ाने वाली दवा को ठुकराता है। स्किनर, तुम यह कैसे कर सकते थे? कैप्पी की चेतावनी देती उंगली से डरे बिना स्किनर ने अवज्ञापूर्ण नजरिया अपना लिया। उसने गुस्से से जवाब दिया, कारोबार में जज्बात नहीं चलते। 1 सप्ताह पहले पिछले गुरुवार को अमेरिकी सेना की स्थायी चौकियों ने अपने अपाहिज और बेरोजगार सैनिकों के लिए नौकरियों की संगठित मुहिम शुरू की थी। 3 ही दिनों में आपने अपने कारपोरेशन से 209 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। वाशिंगटन में तो लोगों ने एक नई चौकी के नामकरण का आवेदन भी दे दिया है, जिसे कैपी रिक्स चौकी नंबर 534 कहा जाएगा। और आपने अनुभवी लोगों को सिर्फ इसलिए हटाया ताकि इन पूर्व सैनिकों के लिए पद खाली हो सके। यह देशभक्ति हो सकती है, लेकिन यह कारोबार का सही तरीका नहीं है। कारोबार जज्बातों से नहीं चलता है, चाहे यह देशभक्ति का जज्बा ही क्यों न हो। अब आप बताएं कि क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? क्या आपने ऐसा नहीं किया? मैं कब इनकार कर रहा हूं कि मैंने ऐसा नहीं किया? कैपी ने विजयी भाव से चिल्लाकर कहा। आजकल के ज्यादातर कर्मचारी यूनियनबाजी और साम्यवाद के चक्कर में पड़ गए हैं। काम करने के बजाय वे जोड़तोड़ करते हैं, कामचोरी करते हैं और फोकट की तनख्वाह लेना चाहते हैं। जब भी कोई मैनेजर या मालिक कर्मचारियों या मजदूरों की इस आवृत्ति पर सख्त कार्रवाई करता है तो हर मिल और कारखाने में हड़तालें और तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। मैं इन हड़तालों और तोड़फोड़ से तंग आ गया हूं। भगवान कसम, मेरे ख्याल से पूर्व सैनिकों को उनकी योग्यता के अनुरूप नौकरी देना ही वह तरीका है जिससे हम इस समस्या से निपट सकते हैं। अमेरिकी सेना की कैपी रिक्स पोस्ट नंबर 534 मेरा जवाबी हमला है, जिससे मैं यूनियनबाजों, कामचोरों और साम्यवादियों को मुंह तोड़कर जवाब देकर उनका हौसला पस्त करना चाहता हूं। स्किनर ने शिकायत की, हर ऑफिस और जहाज और रिटेल यार्ड फर्स्ट सार्जेंट ही चलाएंगे। मैं तो सोच रहा हूं कि सेना की तरह अपने ऑफिस में भी कर्मचारियों की परेड शुरू करवा दूं। वैसे अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि रिक्स कारपोरेशन की सारी कंपनियों में जितने पुराने सैनिकों को लिया जा सकता था वह ले लिया गया है। अब इससे आगे किसी पुराने सैनिक को नियुक्त करना संभव नहीं होगा। देखिए, हमें बात करने वाले लोग नहीं चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए। मुझे डर है कि ये पुराने सैनिक कहीं हमारे ऑफिस में ही युद्ध न लड़ने लगे और खून की नदियां न बहने लगे। देखो स्किनर, कामरेड पैक वह आखिरी पुराना सैनिक है जिसे मैंने तुमसे नौकरी देने को कहा है। कैपी ने पश्चाताप भरे स्वर में दावा किया। तुमने कभी किपलिंग की पुस्तक बैरेक रूम बैलेट्स पढ़ी है स्किनर? मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है, स्किनर ने प्रतिरोध किया। कैपी ने आगे कहा, इस समय दौड़कर पुस्तकों की दुकानों में जाओ और इसे खरीदकर इसका एक बैलेट पढ़ो जिसका शीर्षक है टॉमी। इससे तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। देखिए मिस्टर रिक्स, कामरेड पैक मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया। उसने नौकरी के लिए मुझसे निवेदन किया और मैंने इनकार कर दिया। फिर वह कैप्टन मैट के पास गया और उन्होंने भी इनकार कर दिया। इसके बाद वह क्या करता? वह हमें नीचा दिखाने के लिए आपके पास चला आया और आपसे नौकरी मांगता है और आपने उसे नौकरी दे दी। इससे वह हम दोनों को तो कुछ समझेगा ही नहीं। वह यह मानेगा कि उसे हमारे आदेशों का पालन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। मैं ऐसा बदला लूंगा कि उसकी ही नहीं, उसके पुरखों की भी रूह कांप जाएगी। वह उस दिन को कोसेगा जब वह यह जलील हरकत करने के लिए प्रेरित हुआ था। स्किनर, मुझसे नजरें मिलाओ। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुमसे बिल पे को लेने के लिए क्यों कहा? मैं जानता हूं, क्योंकि आप इतने ज्यादा दरियादिल हैं कि आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तुम में तो रत्ती भर भी कल्पना शक्ति नहीं है, धेले भर भी दिमाग नहीं है। तुम लकीर के फकीर हो स्किनर। मैं एक ऐसे लड़के को कैसे अस्वीकार कर सकता था जो अस्वीकार होने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं एक पके हुए सेव फल की शर्त लगाने को तैयार हूं कि बिल पेक हमारे सबसे अच्छे सैनिकों में से एक होगा। इसी कारण वह अपने उद्देश्यों पर अटल रहता है। उसने तुम्हें पल भर में ताड़ लिया था स्किनर। उसने तुम्हें अपना रास्ता रोकने नहीं दिया। उसने मैट पिजली को भी अपना रास्ता रोकने नहीं दिया। उसके लिए तो तुम बस गति अवरोधक जैसे थे, जिनकी वजह से उसकी गति कम हुई थी। लेकिन ध्यान रहे,
तुम्हारे इनकार के बावजूद उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। और स्किनर, पैक का विरोध सामान्य लोगों में नहीं बल्कि विशेषज्ञों ने किया था। हां सर, विशेषज्ञों ने। वैसे एक बात बताओ स्किनर, मेरे प्यारे लड़के, तुम उसे कौन सा पद देने वाले हो? जाहिर है एंड्रयूज का पद। ओ हां, मैं तो भूल ही गया था। स्किनर, प्यारे लड़के, क्या हमारे पास 5 लाख फुट स्कंक स्क्रूफ नहीं है जो हमें किसी ग्राहक के मत्थे मढ़नी है? स्किनर ने हां में सिर हिलाया और कैपी इस तरह जोश में बोलते रहे मानो उन्होंने अभी अभी एक शानदार खोज की थी जिससे विज्ञान में क्रांति होने वाली थी। उसे बेचने के लिए वह बकवास माल दे दो स्किनर, और अगर तुम रास्ते में रेड फर या बुल पाइन के 2 दर्जन ट्रक निकाल सको, या किसी भी छोटे या अजीब लंबाई के स्टॉक की व्यवस्था कर सको, या किसी लार्ज सीलिंग या फ्लोरिंग की, या किसी हेमलॉक रैंडम स्टॉक की, दरअसल कोई भी ऐसी चीज जिसे व्यापारी बिल्कुल नहीं खरीदना चाहते और जो बरसों से हमारे गोदामों में भरी पड़ी हो और जिसे कोई पैसों में तो क्या तोहफे में भी नहीं चाहता हो, उसे बेचने के लिए इस तरह का माल देना। तुम मेरी बात समझ गए, है ना स्किनर? स्किनर के चेहरे पर अब शार्क जैसी मुस्कान तैर रही थी। उसने शरारती ढंग से कहा, और अगर वह उसे बेच नहीं पाया तो अलविदा दोस्त, है ना? हां, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि इसके बारे में सोचना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन दूसरा पहलू भी देखो। अगर वह अच्छा काम करता है तो उसे एंड्रयूज की तनख्वाह मिलनी चाहिए। हमें न्यायप्रिय रहना चाहिए स्किनर। हमारे दूसरे दोस्त चाहे जो भी हों, हमें हमेशा न्यायप्रिय होना चाहिए। हर मालिक या कर्मचारी को न्यायप्रिय रहना चाहिए और कभी अन्याय नहीं करना चाहिए। यदि उसने अन्याय किया तो योग्य कर्मचारी नौकरी छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाएंगे जहां उन्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। इस तरह एक वक्त ऐसा आएगा जब वह कंपनी अयोग्य लोगों से भर जाएगी और उस पर ताले लगाने की नौबत आ जाएगी। इसके बाद कैप्पी उठे और उन्होंने जनरल मैनेजर के छरहरे कंधे को थपथपाया। अच्छा स्किनर, मेरे बच्चे, मेरी बातों का बुरा मत मानना और मुझे माफ कर देना अगर मैंने थोड़ी जल्दबाजी दिखाई हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना स्किनर, अगर तुमने उस स्कंक फर का भाव बहुत ज्यादा रखा तो यह ठीक नहीं होगा। तो भगवान कसम मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। न्यायप्रिय बनो लड़के, न्यायप्रिय। पैक के मामले में अपने हाथ गंदे मत करना स्किनर। याद रखो, कामरेड पैक की आधी बाईं बां फ्रांस में दफन है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 3, मुश्किल काम की चुनौती, द गो गेटर। लेखक पीटर बी काइन। 12:30 बजे जब कैपी कमर्शियल क्लब में लंच करने के लिए कैलिफोर्निया स्ट्रीट पर तेजी से चल रहे थे तो उन्हें फुटपाथ पर लंगड़ाता हुआ बिल पैक मिला। पूर्व सैनिक उन्हें देखकर रुक गया और उन्हें एक कार्ड थमा दिया। आपको यह कैसा लगा सर? उसने पूछा। क्या यह शानदार बिजनेस कार्ड नहीं है? कैपी ने पढ़ा। रिक्स लंबर एंड लॉगिंग कंपनी, लकड़ी और इसके सामान, 248 कैलिफोर्निया स्ट्रीट, सैन फ्रांसिस्को। प्रतिनिधि विलियम ई पैक। अगर आप इसमें कील ठोक सकते हैं तो यह हमारे पास है। कैपी रिक्स ने कामरेड पैक के बिजनेस कार्ड पर अंगूठा फेरा। छपाई उभरी हुई थी और कॉपर प्लेट या स्टील की डाई आधा घंटे में नहीं बन सकती है। महा 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 भगवान की कसम, यह कैपी की सबसे भयंकर कसम थी और वे इसे तब तक नहीं खाते थे जब तक कि उनकी बुनियाद ही नहीं हिल जाए। बिल, जिस तरह एक चोर दूसरे चोर को बताता है उसी तरह मुझे बताओ, पूरी ईमानदारी से बताओ, तुमने कब हमारे यहां काम करने का मन बनाया था? 1 सप्ताह पहले, कामरेड पैक ने सौम्य तरीके से जवाब दिया। और सेना में तुम्हारी रैंक क्या थी? मैं एक छोटा सैनिक था। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। क्या किसी ने कभी तुम्हें कोई बेहतर पेशकश नहीं की? अक्सर बेहतर प्रस्ताव मिलते थे, लेकिन मैं जहां था और जो कर रहा था वह मुझे बेहद पसंद था। अगर मैं बेहतर पेशकश स्वीकार करता तो मुझे उस सबसे अच्छे काम से इस्तीफा देना पड़ता जो मेरे पास कभी रहा था, जिसमें ज्यादा पैसा नहीं था लेकिन यह रोमांच और रोचक प्रयोगों से भरा था। मैं क्रिसमस ट्री या बॉक्स कार जैसे वेश बना लेता था और जर्मन निशांचियों को दबोच लेता था। मुझे पैक इज ए बैड बॉय के नाम से जाना जाता था। उस काम को छोड़ने का प्रलोभन अक्सर जागता था, लेकिन जब मैं सोचता था कि इस तरह हर दिन कितने ज्यादा अमेरिकी लोगों की जान बचा रहा था, तो मैं वह काम छोड़कर तरक्की के पीछे नहीं दौड़ना चाहता था।
अगर तुम कभी सेना की किसी दूसरी शाखा में शुरू करते तो तुम जॉन जे पर्शिक को टक्कर दे सकते थे। अच्छा बिल, सुनो, क्या तुम्हें स्कंक स्क्रूप बेचने का कोई अनुभव रहा है? कॉमरेड पैक के चेहरे पर उड़ती हवाइयों से कैपी को जवाब मिल गया। पैक ने अपना सिर इनकार में हिलाकर पूछा, यह किस तरह का स्टॉक है? हम्बोल्ट काउंटी, कैलिफोर्निया। स्क्रूप और यह खुरदरा और गीला और भारी होता है और इसका इस्तेमाल करने के ठीक बाद इसमें से जानवर जैसी गंध आती है। मुझे लगता है कि स्किनर आपको नीचे से शुरू करने वाला है और यह स्कंक स्क्रूप होगा। क्या आप इसमें कील ठोक सकते हैं मिस्टर रिक्स? ओह हाँ, क्या कोई कभी स्कंक स्क्रूप खरीदता है सर? ओह, कभी कभार हमारा कोई प्रतिभाशाली युवा सेल्समैन किसी मंद बुद्धि को खोज लेता है जो किसी भी चीज को एक बार आजमाने को तैयार होता है, वरना जाहिर है हम इसे बनाना कब का छोड़ देते। बिल, तुम खुशकिस्मत हो कि हमारे पास इस समय इसका बहुत कम स्टॉक है, लेकिन जब भी हमारा बॉस किसी अच्छे पेड़ के पास से गुजरता है और वह नहीं चाहता कि यह आगे भी जिंदा रहे, तो हमारे पास स्क्रूप आ जाता है। इससे हमें अपने सेल्समैनों को विनम्र रखने में मदद मिलती है। इससे उन्हें अपनी औकात समझ में आ जाती है। इससे वे आसमान में उड़ना छोड़कर जमीन पर आ जाते हैं। यानी स्क्रूप अगर बिकता है तब भी हमें फायदा होता है और अगर नहीं बिकता तब भी हमें फायदा होता है। हालांकि यह मनोवैज्ञानिक फायदा है, क्योंकि विनम्र सेल्समैन अहंकारी सेल्समैन से ज्यादा सफल होता है। आपकी चेतावनी के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं सही भाव पर कोई भी चीज बेच सकता हूं। कॉमरेड पैक ने बिना किसी चिंता के जवाब दिया और ऑफिस की तरफ चल दिया। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 4। अच्छी तैयारी सफलता की शर्त है। द गो गेटर। HindiAudiobook.com। 2 महीनों तक पैकी रिक्स ने बिल पेक को नहीं देखा। दरअसल बिल पेक शहर में था ही नहीं। पहले तो वह जानकारी हासिल करने में व्यस्त था और फिर वह बिक्री की यात्रा पर चला गया। हर सेल्समैन की तरह बिल पेक को भी भाड़े की दरों, वजन और कंपनी की मिलों के बारे में बहुत सारे विवरण बताए गए, जिनकी जानकारी के बिना कोई सेल्समैन बेचना शुरू नहीं कर सकता। इतनी जानकारी होना अनिवार्य था, लेकिन बिल पेक जानता था कि यह न्यूनतम जानकारी है और अगर उसे सफल होना है तो उसे इससे ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। इसलिए बिल पेक ने अपनी तरफ से भी थोड़ी अतिरिक्त जानकारी मांगी। उसने इस विषय का ज्ञान रखने वाले लोगों से यह पता लगाया कि प्रोडक्ट की विविधताओं के अलावा उनमें क्या विशेषताएं होती है, उनमें कौन से गुण और दोष होते हैं और किन परिस्थितियों में, किस मौसम में, किस आबो हवा में, किस उद्देश्य से किस प्रोडक्ट का प्रयोग करना ज्यादा फायदेमंद होता है। हर माहिर सेल्समैन की तरह ही वह भी अपने प्रोडक्ट को जानो सूत्र वाक्य में यकीन करता था। उसने इतनी ज्यादा उत्सुकता और उत्साह से सीखा कि वह कुछ ही दिनों में कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स का विशेषज्ञ बन गया। अब वह किसी भी ग्राहक को तुरंत बता सकता था कि उसे किस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा लाभ हो सकता है और क्यों। इस सब जानकारी से लैस होकर बिल पेक सेल्समैन के रूप में अपनी पहली यात्रा पर यूटा, एरिजोना, न्यू मैक्सिको और टेक्सास इलाके की ओर चल दिया। साल्ट लेक सिटी में उसने किला फतेह करके पहला झंडा गाड़ा। वहां उसने 2 ट्रक भरकर लार्ज रस्टिक का ऑर्डर तार से भेजा। फिर ओगडेन में उसने एक रिटेल यार्ड को स्कंक स्क्रूप के पट्टियों का ट्रक नमूने के तौर पर लेने के लिए राजी कर लिया, जिनकी लंबाई और ग्रेड अलग अलग थे। रोचक बात यह थी कि स्किनर बरसों से इस रिटेल यार्ड को सामान बेचना चाहता था, लेकिन अब तक उसे कामयाबी नहीं मिली थी। इससे भी रोचक बात यह थी कि बिल पेक ने यह माल स्किनर के बताए भाव से $1 ज्यादा पर बेचा था। एरिजोना में उसने इमारती लकड़ी के नए ग्राहक बनाए। उसकी प्रगति संतोषजनक थी, लेकिन टेक्सास के बीचों बीच पहुंचकर कॉमरेड पेक ने सचमुच अपनी बेचने की योग्यता का प्रदर्शन किया और सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। वह स्टैंडर्ड ऑयल के लकड़ी के मचानों का विशेषज्ञ बन गया और उसने ऑर्डर इतनी तेजी से भेजे कि स्किनर को उसे तार भेजना पड़ा कि वह रहम करे। स्किनर ने पेक को हिदायत दी कि वह अपने खेल का मैदान बदल ले और अपना हुनर सीडार सिंगल्स और साइडिंग, डगलस फर और रेडवुड बेचने में दिखाए। अंततः बिल पेक की यात्रा पूरी हो गई और वह घर लौटने लगा। वह लॉस एंजलिस के रास्ते आ रहा था और रास्ते में उसने सैन जोआक्विन वैली में रुककर स्कंक स्क्रूप के 2 और ट्रक बेच डाले। जब उसका यह ऑर्डर तार से आया
तो स्किनर तार लेकर कैपी के पास आया। देखिए, मुझे मानना होगा कि कामरेड पैक लकड़ी बेच सकता है। उसने मन मारकर स्वीकार किया। उसने 5 नए ग्राहक बना लिए हैं और यह देखें, स्कंक स्क्रूप के 2 और ट्रकों का ऑर्डर है। मुझे नए साल की पहली तारीख को उसकी तनख्वाह बढ़ानी होगी। मेरे प्यारे स्किनर, शैतान की आंख, नए साल की पहली तारीख तक इंतजार क्यों करना चाहते हो? पैसा पकड़कर बैठने की तुम्हारी बुरी आदत की वजह से हमारे 1 से ज्यादा कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए हैं। तुम जानते हो कि तुम्हें देर सवेर कामरेड पैक की तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी, तो फिर यह काम अभी क्यों न कर दो? और ऐसा करते समय उसी तरह क्यों न मुस्कुराओ जिस तरह लड़कियां दांतों के विज्ञापन में मुस्कुराती हैं? अगर तुम यह करोगे तो कामरेड पैक को बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होगा। कौन जाने, हो सकता है वह इस नतीजे पर पहुंचे कि तुम आखिरकार एक इंसान हो और वह तुम्हें पसंद करने लगे। बहुत अच्छा सर, मैं उसे वही वेतन दूंगा जो एंड्रयूज को दे रहा था, जिसके इलाके को पैक ने संभाला है। स्किनर, तुम मुझे बार बार मजबूर क्यों करते हो कि मैं यह बताऊं कि यहां बॉस कौन है? यह एंड्रयूज से बेहतर है ना? मेरे ख्याल से बेहतर है सर। तो फिर हमारी निष्पक्षता को याद करो, ईमानदारी दिखाओ और उसे ज्यादा वेतन दो और उसे काम शुरू करने के पहले दिन से ही बढ़ा हुआ वेतन दो। और हाँ, इससे मुझे याद आ गया जो मैं तुमसे कई दिनों से पूछना चाहता था। एंड्रयूज का संघाई वाला काम कैसा चल रहा है? वह हमारे बजाय केबल कंपनी की आमदनी ज्यादा करा रहा है। वह सप्ताह में 3 बार ऐसे मामलों के बारे में तार भेजता है जिसका निर्णय उसे खुद लेना चाहिए, और कई बार तो तार भेजकर पूछने और जवाब देने के बीच में इतना समय लग गया कि ग्राहक ने अपना इरादा ही बदल लिया और हमारे कारोबार को नुकसान हो गया। मैंने उसे तार भेजकर कहा था कि वह खुद निर्णय लिया करे, लेकिन वह कहता है कि वह हर चीज हमारे बताए अनुसार करना चाहता है ताकि हम किसी गलती के लिए उसे जिम्मेदार न ठहराएं और हमारी नजरों में उसकी छवि खराब न हो। उसके तार देखकर मैट पिजली तो उकता गया है। उफ, यह सुनकर मुझे निराशा नहीं हुई। मुझे कुछ कुछ इसका अंदेशा था, लेकिन उस समय क्या किया जा सकता था? हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं था। लेकिन तुम देख लेना, अभी कुछ ही समय में मैट यहां आएगा और मुझ पर ताना मारेगा कि मैंने ही एंड्रयूज को वहां भेजने का बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिया था, और यह कुछ हद तक सही भी होगा। लेकिन स्किनर, जब मैट मुझ पर हमला करे तो तुम मेरी कही हुई बात याद रखना कि एंड्रयूज की नियुक्ति अस्थायी थी। हाँ सर, आपने साफ कहा था, यह अस्थायी व्यवस्था है। देखो, मुझे लगता है कि मुझे उसके वारिस को खोजना होगा, और वह भी जल्दी। मैट, मैंने आपको बताया था का विजयी ताना मारे उससे पहले मैं सोचता हूं कि कामरेड पैक में हमारे संघाई ऑफिस का अच्छा मैनेजर बनने के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन मुझे उसकी थोड़ी और परीक्षा लेनी है। उन्होंने स्किनर की तरफ हास्य भरे अंदाज में देखा। उन्होंने आगे कहा, स्किनर, मेरे प्यारे लड़के, मैं उससे नीले गुलदान को पहुंचाने को कहने वाला हूं। स्किनर का भावहीन चेहरा दमकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ्यूज बल्ब अचानक पूरी रोशनी के साथ चमक उठा हो। स्किनर ने हंसते हुए कैपी को चेतावनी दी। देखिए, इस बार पुलिस के मुखिया और स्टोर के मालिक को पहले से खबर कर देना और अपने थोड़े पैसे बचा लेना। वह खिड़की तक चलकर गया और कैलिफोर्निया स्ट्रीट को निहारने लगा। वह मुस्कुरा रहा था। हाँ, कैपी ने सपनीले अंदाज में आगे कहा, मैं सोचता हूं कि मैं उसका सबसे कठिन इम्तिहान लूं। स्किनर, तुम यह तो मानोगे कि अगर वह नीला गुलदान पहुंचा देता है तो वह हमारे पूर्वी देशों के मैनेजर के रूप में $10,000 का वेतन पाने लायक मूल्यवान है? स्किनर ने कहा, मैं सोचता हूं कि वह इस इम्तिहान में खरा उतरता है तो वह इससे ज्यादा मूल्यवान होगा। तो फिर ठीक है स्किनर, ऐसा इंतजाम कर दो ताकि बिल पेक अगले सप्ताह के रविवार को दोपहर 1 बजे मेरे लिए उपलब्ध हो। बाकी व्यवस्था मैं संभाल लूंगा। स्किनर ने सिर हिलाया। अपने ऑफिस की तरफ जाते समय भी उसकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 5। बाधाएं सफलता का इम्तिहान है। द गो गेटर। HindiAudiobook.com। अगले शनिवार को स्किनर ऑफिस नहीं आया, लेकिन उसने घर के मुख्य क्लर्क को टेलीफोन पर एक संदेश दिया। उसने हेड क्लर्क से कहा कि वह पेक से शनिवार की शाम मिलना चाहता था, लेकिन थोड़ा बीमार होने के कारण यह संभव नहीं हो पाएगा।
स्किनर ने हेड क्लर्क से कहा कि वह पेक को बता दे कि कल तबीयत सुधरने की उम्मीद थी, इसलिए सोमवार को बेचने की एक और यात्रा शुरू करने से पहले वह उससे मिलना चाहता था। स्किनर ने हेड क्लर्क के जरिए यह पूछवाया कि क्या पेक रविवार दोपहर को 1 बजे स्किनर के घर आकर उससे मिल सकता है। पेक ने कहा कि वह तय समय पर वहां पहुंच जाएगा और उसे चीफ क्लर्क के जरिए स्किनर का धन्यवाद मिला। अगले ठीक 1 बजे बिल पेक जनरल मैनेजर के घर पहुंच गया। उसे स्किनर बिस्तर पर अखबार पढ़ता मिला। वह आश्चर्यजनक रूप से अच्छा दिख रहा था। पेक को विश्वास था कि स्किनर जितना दिख रहा था उससे ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा था। स्किनर सचमुच कर रहा था और तुरंत ही वह नए ग्राहकों पर बातचीत करने लगा। दूसरे संभावित ग्राहकों के बारे में बताने लगा जिनसे संपर्क करने के लिए वह पेक को खास तौर पर भेजना चाहता था। नए व्यापार की जांच और ढेर सारे अन्य विवरण जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और इसी बातचीत के दौरान कैपी रिक्स का फोन आ गया। स्किनर के पलंग के पास एक मेज पर एक पोर्टेबल टेलीफोन रखा था, इसलिए स्किनर ने उसे तुरंत उठा लिया। कामरेड पेक ने देखा कि स्किनर 2 मिनट तक पूरे ध्यान से बात सुनता रहा और उसके बाद उसने अपना मुंह खोला। मिस्टर रिक्स, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे आपकी खातिर यह काम करना बहुत अच्छा लगता, लेकिन दरअसल मेरी तबीयत खराब है। वास्तव में मैं यह बात भी अपने बिस्तर पर लेटे लेटे कर रहा हूं, लेकिन मिस्टर पैक यहां मेरे साथ हैं और मुझे यकीन है कि वे इस मामले में आपकी मदद करके बहुत खुश होंगे। बिल्कुल, बिल पेक ने जनरल मैनेजर को तुरंत आश्वस्त किया। मिस्टर रिक्स किसकी सुपारी देना चाहते हैं और उसकी लाश को मैं कहां पहुंचाऊं? स्किनर की बहुत ही चिढ़ाने वाली हास्य रहित हंसी थी, मानो वह हंसने जैसा घोर अपराध नहीं करना चाहता हो। उसने कैपी को बताया, मिस्टर पेक कहते हैं कि वे इस मामले में आपकी मदद करके बहुत खुश होंगे। वे यह जानना चाहते हैं कि आप किसकी सुपारी देना चाहते हैं और आप लाश को कहां पहुंचवाना चाहते हैं। पेक, मिस्टर रिक्स आपसे बात करना चाहते हैं। बिल पेक ने फोन ले लिया। गुड आफ्टरनून मिस्टर रिक्स। हेलो पुराने सैनिक, तुम आज दोपहर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मेरा मतलब है मिस्टर स्किनर से मेरी बातचीत खत्म होने के बाद मेरी कोई योजना नहीं है। वैसे एक बात बताना चाहूंगा, उन्होंने अभी अभी मेरा वेतन बढ़ाकर मुझे आकर्षक कर दिया है, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। हालांकि मिस्टर स्किनर ने उदारता दिखाई है, लेकिन मुझे यह भी महसूस होता है कि आपने भी उसमें मेरी तरफदारी की होगी, इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। एक शब्द भी नहीं सर, एक शब्द भी नहीं। इस संसार में किसी को मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। तुमने ज्यादा किया है इसलिए तुम्हें ज्यादा मिला है। अगर तुम कम करते तो तुम्हें कम मिलता, और अगर तुम कुछ नहीं करते तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाता और कुछ नहीं मिलता। इस संसार का यही दस्तूर है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसलिए यह भूल जाओ कि स्किनर या मैंने तुम पर कोई उपकार किया है। लेकिन यह अच्छी बात है कि आज दोपहर को मेरे प्रति तुम्हारी भावना अच्छी है, क्योंकि आज मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करो। यह काम मैं किसी लड़के से नहीं करा सकता, और मुझे यह अच्छा भी नहीं लग रहा है कि तुम्हें संदेशवाहक की तरह इस्तेमाल करूं। मुझ में झूठा गर्व नहीं है मिस्टर रिक्स। धन्यवाद बिल, मुझे खुशी है कि इस बारे में तुम ऐसा महसूस करते हो। बिल, आज सुबह मैं मंदिर से आते समय शहर में टहल रहा था। यह सटर स्ट्रीट की बात है। देखो, स्टोकटन और पावेल स्ट्रीट के बीच में जब आप मार्केट स्ट्रीट के सामने मुंह करके खड़े होते हो तो दाएं हाथ की तरफ मुझे एक दुकान की विंडो में एक नीला गुलदान दिखा। और तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि गुलदान मेरी कमजोरी है बिल, मैं उनका पारखी भी हूं। वैसे जो गुलदान मुझे दिखा था वह गुलदान के भाव के लिहाज से ज्यादा महंगा नहीं है। दरअसल मैं इसे अपने संग्रह के लिए कभी नहीं खरीदता, लेकिन जैसा नीला गुलदान मैंने उस दुकान की विंडो में देखा था, हूबहू वैसा ही नीला गुलदान मेरी एक बहुत अच्छी और प्यारी महिला मित्र के पास है। मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूं कि अगर उसके पास नीले गुलदान का जोड़ा हो जाए तो वह बिना पंखों के आसमान में उड़ने लगेगी। 2 गुलदानों से उसके ड्राइंग रूम की सजावट में 4 चांद लग जाएंगे। ड्राइंग रूम के पर्दे के दोनों तरफ एक एक। मेरी बात समझ गई? अब इस मामले में एक ही पेंच है, और वह भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़ा पेंच है। कल रात को मेरी उस महिला मित्र की शादी की सालगिरह है। उसके लिए उसने मुझे आमंत्रित किया है। इसलिए आज रात को मैं 8 बजे की ट्रेन से शहर छोड़ रहा हूं, ताकि कल तक शांता बारबरा पहुंच सकूं। बिल,
मैं यह तो भूल गया हूं कि यह कौन सी वर्षगांठ है, लेकिन मुझे उसकी बेटी ने यह याद दिलाया है कि अगर मैंने उसे चीनी मिट्टी या क्लोइजोन के अलावा कोई चीज तोहफे में दी तो उसे रास नहीं आएगी। देखो बिल, यह छोटा सा नीला गुलदान इस लिहाज से एकदम आदर्श उपहार होगा, समझ गए? हाँ सर, आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए यह सबसे अच्छा रहेगा कि आप आज रात को यह छोटा नीला गुलदान लेकर सांता बारबरा जाएं? आपको यह आज रात को ही चाहिए, क्योंकि अगर आप सोमवार को स्टोर खुलने का इंतजार करते हैं तो गुलदान आपकी मेजबान के पास उसकी सालगिरह की पार्टी के 24 घंटे बाद पहुंचेगा। सही समझे बिल? अब देखो, मुझे वह गुलदान चाहिए ही चाहिए। अगर मुझे यह कल ही दिख जाता तो मैं तुम्हें यह कष्ट नहीं देता बिल। कृपया कोई सफाई न दें, न ही कष्ट का जिक्र करें मिस्टर रिक्स। आपका हुक्म बजाना मेरा कर्तव्य है। आपने गुलदान का वर्णन कर दिया है। नहीं, आपने नहीं किया है। यह किस तरह का नीला है, यह गुलदान कितना ऊंचा है और इसका सबसे ज्यादा व्यास कितना है, क्या यह पेंदे पर रखा है या नहीं रखा है, क्या यह ठोस नीला है या इस पर कोई बेल बूटे का काम है और आकृति बनी है। यह क्लोइजोन गुलदान है बिल, एक तरह का पुराना डच ब्लू या चमकदार पॉलिश, जिस पर पूर्वी देशों में होने वाली थोड़ी नक्काशी है। मैं इसका सटीकता से वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन इस पर कुछ पक्षी और फूल बने हैं। यह लगभग 1 फुट ऊंचा है और इसका व्यास लगभग 4 इंच है और यह दुकान में सागौन लकड़ी के पेंदे पर रखा हुआ है। समझ गया सर, यह गुलदान आपके पास पहुंच जाएगा और तुम इसे आज रात 7:55 पर 3rd एंड डाउन सेंट स्ट्रीट पर ट्रेन के स्टेट रूम ए बोगी नंबर 7 में मुझ तक पहुंचाओगे। जी सर। धन्यवाद बिल, इसकी कीमत ज्यादा नहीं होगी। कल सुबह जाकर इसे कैशियर से ले लेना और उससे कहना कि वह इसे मेरे खाते में डाल दे। और इतना कहने के बाद कैपी ने फोन रख दिया। तुरंत ही स्किनर ने रुकी हुई बातचीत का धागा उठा लिया और 3 बजे तक बिल पे को वहीं रोके रखा। 3 बजने के बाद ही बिल पे को उस मकान से बाहर निकल पाया और कैपी रिक्स के नीले गुलदान का पता ठिकाना मालूम करने के लिए बाजार की तरफ रवाना हो गया। वह स्टॉकटन और पावेल स्ट्रीट के बीच शटर स्ट्रीट की ओर चलने लगा। हालांकि वह धीरे धीरे सड़क की एक तरफ से चला और दूसरी तरफ से वापस लौटा, लेकिन उसे किसी दुकान की विंडो में किसी भी तरह का कोई गुलदान नहीं दिखा। न ही उसे एक भी दुकान दिखी जहां कैपी के बताए हुए वर्णन वाला कोई गुलदान बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकता था। मैं सोचता हूं कि उनसे पता ठिकाना बताने में कोई गलती हो गई होगी। बिल पैक इस नतीजे पर पहुंचा, या फिर मैंने उनकी बात गलत समझ ली होगी। मैं उनके घर फोन करके उनसे दोबारा पूछ लेता हूं। उसने फोन किया, लेकिन कैपी रिक्स से बात नहीं हो पाई। घर पर एक स्वीडिश नौकरानी के सिवा कोई नहीं था और वह बस इतना जानती थी कि रिक्स बाहर गए हैं और उसे पता नहीं कि वे कब तक लौट कर आएंगे। इसलिए पेक दोबारा शटर स्ट्रीट पर लौटा और एक बार फिर दोनों तरफ बनी हर दुकान को गौर से देखा। फिर वह पावेल स्ट्रीट और स्टार्कटन स्ट्रीट की दुकानों को देखने लगा। जब उसे कहीं भी नीला गुलदान नहीं मिला तो उसने अपने दायरे को बढ़ा लिया और पावेल स्ट्रीट और स्टार्कटन स्ट्रीट के बाद वाली गलियों में देखने लगा, फिर उनसे भी आगे वाली गली में, लेकिन नीला गुलदान नहीं दिखा तो नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जमीन ने गिल गई हो या आसमान खा गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे सुबह के बाद यह नीला गुलदान अदृश्य हो गया हो। वह निराश हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। उसने हौसला नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि शायद कैपी रिक्स की याददाश्त गड़बड़ा गई होगी और वे भूल गए होंगे कि उन्होंने किस सड़क पर गुलदान देखा था। इसलिए बिल पे पूरी शिद्दत से नीले गुलदान को खोजता रहा। वह पश्चिम में 1 ब्लॉक आगे गया और 1 ब्लॉक दक्षिण में गया और यहां पर उसकी खोज पूरी हो गई। उसे ग्रांड एवेन्यू के पास गियरी स्ट्रीट की एक दुकान की बड़ी प्लेट ग्लास विंडो में एक नीला गुलदान दिख गया। उसने इसे गौर से देखा कि क्या यह वही है जो वह चाहता है। अंततः उसे विश्वास हो गया कि यह वही गुलदान है जो उसे चाहिए था। उसने दुकान का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसी उम्मीद थी उस पर ताला लगा था। उसने दरवाजे पर लात मारी। वह उम्मीद कर रहा था कि शोर शराबा सुनकर इमारत के पीछे वाले हिस्से से कोई चौकीदार निकल कर आएगा और उसकी समस्या हल हो जाएगी, लेकिन वह अपने प्रयास में कामयाब नहीं हुआ। अब क्या किया जाए, यह सोचने के लिए वह फुटपाथ के कोने पर पीछे हटा और दरवाजे के साइन बोर्ड पर देखने लगा, बी कोहेन की आर्ट शॉप। बी कोहेन,
नाम पता चलना भी एक शुरुआत थी। पेक के पास बस यही एक जानकारी थी और उसे इसी जानकारी के दम पर उस नीले गुलदान को हासिल करना था। पेक लंगड़ाता हुआ पहले से होटल गया और वहां से टेलीफोन डायरेक्टरी हासिल की। इसका विश्लेषण करने पर उसे पता चला कि पूरे शहर में 19 बी कोहेन बिखरे हुए थे। इसलिए उन सभी को फोन करने से पहले बिल पेक ने होटल क्लर्क से शहर की डायरेक्टरी उधार ली, ताकि उसे यह दिख सके कि कौन सा बिल कोहेन आर्ट शॉप का मालिक है। इस लंबी खोज में उसे कुछ नहीं मिला। इसमें आर्ट डीलर बी कोहेन का नाम तो था, लेकिन पता उसी दुकान का दिया था जिसकी विंडो में नीला गुलदान रखा था। बस इतना ही। पेक इस नतीजे पर पहुंचा, उसे लगता है कि वह किसी दूसरे शहर में रहता होगा और हर दिन अप डाउन करता होगा। यह विचार आते ही वह तुरंत सक्रिय हो गया। उसने नजदीकी शहरों बर्कले, ओकलैंड और अलामेडा की डायरेक्टरी हासिल करने की कोशिश की। वे उपलब्ध नहीं थी, इसलिए निराशा में उसने $1 के छुट्टे कराकर 5 सेंट के सिक्के लिए और एक टेलीफोन बूथ में जाकर सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले 19 बी कोहेन को फोन करने लगा। 19 में से 4 ने फोन नहीं उठाया। 3 का फोन अस्थायी रूप से बंद था। 6 ने यहूदी भाषा में जवाब दिया। 5 उसके मनचाहे बी कोहेन नहीं थे और 1 ने तो कसम खाई थी कि वह आयरिश था और उसके नाम का असली उच्चारण कोहेन था और इसमें दोनों हिज्जों पर जोर दिया जाता है। इसके बाद पेक ने बर्कले, ओकलैंड, ग्लामेडा, सैन राफेल, सालेलिटो, मिल वैली, सैन मैथ्यू, रेडवुड सिटी और पालो आल्टो में रहने वाले हर बी कोहेन को फोन किया, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। यह लंबा और महंगा काम पूरा करने के बाद जब पूर्व सैनिक बिल पेक टेलीफोन बूथ से बाहर निकला तो पसीने से लथपथ था और चोंच मारती मुर्गी जितना चिड़चिड़ा था। होटल के बाहर पहुंचने के बाद उसने अपना थका हारा चेहरा आसमान की तरफ उठाया और मन ही मन ईश्वर से पूछा कि उन्होंने उसे युद्ध में सम्मान की मौत से क्यों बचाया और गैर सैन्य जीवन में बी कोहेन से बात करने की जलील मौत तक क्यों पहुंचाया। अब तक 6 बज चुके थे। अचानक पेक के मन में एक प्रेरक विचार आया। सही नाम क्या था? यह कोहेन था, कोहन था, कौन था या कोहेन था या कोएन था? अगर आज रात मुझे एक बार फिर यहूदी जनगणना करनी पड़ी तो मैं मर जाऊंगा, उसने खुद को मायूस अंदाज में बताया और दोबारा आर्ट शॉप की तरफ गया। साइन बोर्ड पर लिखा था बी कोहन की आर्ट शॉप। काश मैं किसी अवैध शराब बेचने वाले का ठिकाना जानता। बेचारे पेक ने शिकायत की, मैं काफी परेशान हो चुका हूं और थोड़ी सी शराब से मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता। अरे मैं कसम खाकर कह सकता था कि मैंने पहले उसका नाम कोहेन पढ़ा था। मुझे लगता है कि यह याद रखने में मुझसे कोई गलती नहीं हुई थी। वह दोबारा होटल के टेलीफोन बूथ में लौटा और शहर के सभी बी कोहेनों को फोन करने लगा। कुल 8 थे और उनमें से 6 बाहर थे। एक शराब के नशे में धुत था और अगला बहुत बहरा था और चिल्लाकर ऐसी बात कर रहा था जो समझ में नहीं आ रही थी। शांति की बर्बरताएं भी युद्ध से कम नहीं होती है। पेक ने आह भरी। उसने $20 के नोट को छोटे सिक्कों में तुड़वाया और इसके बाद गर्म तथा बदबू भरे टेलीफोन बूथ में लौटकर सैन फ्रांसिस्को बे के नजदीकी बड़े कस्बों में रहने वाले बी कोहेनों को फोन करने लगा। और वह खुश नसीब था। 6ठे फोन पर ही उसे सैन राफेल में वह खास बी कोहन मिल गया, लेकिन अभी मंजिल दूर थी। उस कोहन की कुक ने बताया कि मिस्टर कोहन मिल वैली में मिस्टर सीमंस के घर खाने पर गए हुए हैं। मिल वैली में 3 मिस्टर सीमंस थे और पेक ने उन सभी को फोन घुमाया। तब कहीं जाकर सही मिस्टर सीमंस से उनका संपर्क हुआ। हाँ, मिस्टर बी कोहन वहां पर है। उनसे कौन बात करना चाहता है? मिस्टर हेक? ओह, मिस्टर लेक। खामोशी। फिर मिस्टर कोहन कहते हैं कि वे किसी मिस्टर लेक को नहीं जानते और यह जानना चाहते हैं कि आपको उनसे क्या काम है। वे खाना खा रहे हैं और जब तक मामला गंभीर महत्व का न हो तब तक वे कोई व्यवधान नहीं चाहते। उन्हें बता दें कि मिस्टर पेक उनसे एक बहुत भारी महत्व के मामले पर बात करना चाहते हैं। पूर्व सैनिक ने दुख भरी आवाज में कहा। मिस्टर मेटन? मिस्टर बेन मेटन? नहीं, मिस्टर पेक। डेक? नहीं, पी सी पी। ओ हाँ, ई। मिस्टर ई क्या? सी के? ओ हाँ, मिस्टर एक्सटीन। कोहन को फोन पर बुलाओ।
वरना मैं अगली नाव में बैठकर वहीं आता हूं और तुम्हारा गला दबाता हूं। मूर्खों के सरदार, पेक चीखा। उससे कहो कि उनके स्टोर में आग लग गई है। स्पष्ट रूप से यह संदेश सही जगह पर पहुंच गया था, क्योंकि लगभग तुरंत ही बी कोहन हांफते हुए फोन पर आ गई। क्या आप फायर ब्रिगेड के मुखिया बोल रहे हो? उन्होंने घबराई हुई आवाज में पूछा। सुने मिस्टर कोहन, आपके स्टोर में आग नहीं लगी है, लेकिन मुझे ऐसा इसलिए कहना पड़ा ताकि आपको फोन पर बुला सकूं। मैं पैक हूं और आप मुझे नहीं जानते हैं। सैन फ्रांसिस्को में गियरी स्ट्रीट पर आपकी शॉप की विंडो में एक नीला गुलदान रखा हुआ है। मैं इसे खरीदना चाहता हूं और मैं इसे आज रात 7:45 से पहले खरीदना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप खाड़ी के पार आकर स्टोर खोल दें और मुझे वह गुलदान बेच दें। तो यही तुम्हारा भारी महत्व का काम था। तुम्हें क्या मैं पागल लगता हूं? नहीं मिस्टर कोहन, मुझे नहीं लगता। फोन पर बात करने वाला मैं ही इकलौता पागल व्यक्ति हूं। मैं उस गुलदान के पीछे पागल हूं और मुझे वह इसी समय तुरंत चाहिए। तुम जानते हो उस गुलदान की कीमत क्या है? बी कोहन की आवाज चाशनी भरी हो गई। नहीं, और मुझे कीमत की परवाह भी नहीं है। मैं जो चाहता हूं वह मुझे चाहिए और जब चाहता हूं तब चाहिए। क्या मुझे वह मिल जाएगा? देखो, मुझे सोचने दो, कितना समय हुआ है। एक खामोशी जिस दौरान बी कोहन अपनी घड़ी देख रहे होंगे। मिस्टर एक्सटीन, इस समय 6:45 बजे हैं और मिल वैली से अगली ट्रेन 8 बजे से पहले नहीं निकलती है। इस तरह मैं 8:55 पर सैन फ्रांसिस्को पहुंचूंगा और मैं दोस्तों के साथ डिनर कर रहा हूं और मैंने अभी अभी अपना सूप खत्म किया है। आपका सूप भाड़ में जाए, मुझे नीला गुलदान चाहिए। मैं आपको इसका एक और रास्ता बता देता हूं मिस्टर एक्सटीन। अगर आपको यह तुरंत चाहिए तो आप मेरे हेड सेल्समैन हरमन जूस्ट को चिल्टन अपार्टमेंट में फोन लगा लें, प्रोस्पेक्ट 3249, और उससे मेरी तरफ से यह कह दें कि वह तुरंत आकर दुकान खोल दे और आपको वह नीला गुलदान बेच दे। अलविदा मिस्टर एक्सटीन। और यह कहकर बी कोहन ने फोन रख दिया। तुरंत ही पेक ने प्रोस्पेक्ट 2349 को फोन किया और हरमन जूस्ट से बात करने को कहा। जूस्ट की मां ने फोन उठाया। वे इसलिए उदास और अकेली थी क्योंकि हरमन घर पर नहीं था और बाहर गया हुआ था, लेकिन उन्होंने यह जरूर बता दिया कि वह कंट्री क्लब में डिनर कर रहा है। कौन सा कंट्री क्लब? उन्हें उसका नाम नहीं पता था। इसलिए पेक ने होटल के क्लर्क से सैन फ्रांसिस्को और उसके आसपास के क्लबों के कंट्री क्लबों की सूची मांगी और उन्हें फोन करने लगा। 8 बजे उसे अब भी यह जानकारी दी जा रही थी कि मिस्टर जूस सदस्य नहीं है, कि मिस्टर बूस्ट अंदर नहीं थे, कि मिस्टर मूज 3 महीने पहले ही मर गए थे और मिस्टर मूज ने केवल 8 होल्स खेले थे, लेकिन एक तार आने के कारण उन्हें खेल अधूरा छोड़कर न्यूयॉर्क जाना पड़ा था। हार गए, मिस्टर बेक ने बुदबुदाया। लेकिन किसी को कहने का यह मौका नहीं मिलना चाहिए कि मैं बिना लड़े हार गया। यह करो या मरो वाली स्थिति है। हिम्मत मर्दा, मददे खुदा। मैं उस शो विंडो में एक ईंट मार दूंगा और गुलदान को उठाकर दौड़ लगा दूंगा। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। उसने एक टैक्सी कैब को बुलाया और ड्राइवर से कहा कि वह गियरी और स्टॉकटन स्ट्रीट के नुक्कड़ पर उसका इंतजार करे। इसके अलावा उसने ड्राइवर से एक छोटी हथौड़ी भी उधार ली, लेकिन उसकी सारी योजनाओं पर पानी फिर गया। जब वह बी कोहन की आर्ट शॉप के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजे के सामने एक पुलिस वाला खड़ा है और चुपके से सिगार पी रहा है, जिस काम की ड्यूटी के घंटों में मनाही थी। अगर मैंने उसके सामने यह खिड़की तोड़ने की जुर्रत की तो वह मुझे पकड़ लेगा। हताश पेक ने निर्णय लिया और सड़क पर आगे बढ़ता गया। वह सड़क के अंत तक पहुंचकर दोबारा लौटा। अब अंधेरा हो चुका था और आर्ट शॉप के ऊपर बी कोहन का नाम छोटे लाल, सफेद और नीली बिजली की बत्तियों में चमक रहा था। नहीं, अब नाम बी कोहन नहीं था। यह तो चमत्कार था। साइन बोर्ड पर बी कोहेन लिखा था। पूर्व सैनिक विलियम ई पेक आग के बंबे पर बैठ गया और अपनी बदकिस्मती को कोसने लगा। उसका कमजोर पैर अब दुखने लगा था। किसी कमबख्त कारण से उसके बाएं हाथ के ठूंठ को महसूस हो रहा था कि उसके गायब हाथ में खुजली चल रही थी। संसार मूर्खों से भरा हुआ है, उसने आवेश में कहा। मैं थक गया हूं और मैं भूखा भी हूं। मैंने लंच भी नहीं किया था, लेकिन जब तक यह काम नहीं निपट जाता तब तक मैं डिनर की बात तो सोच ही नहीं सकता। वह अपनी टैक्सी तक लौटा और फिर होटल पहुंच गया। वहां पहुंचने तक उसने सीने की सदाबहार आशा एक बार फिर सक्रिय हो गई थी।
उसने एक बार फिर प्रोस्पेक्टस 3249 को फोन लगाया और यह सही निर्णय साबित हुआ। उसे पता चला कि गायब हरमन जूस्ट अपने घर लौट आया था। उत्तेजित पेक ने उसे बी कोहन का संदेश दे दिया। संदेश सुनने के बाद भी हरमन जूस्ट ने उस पर भरोसा नहीं किया। वह थोड़ी सतर्क प्रवृत्ति का जान पड़ता था, इसलिए उसने कहा कि वह मिल वैली में मिस्टर साइमन के घर पर मिस्टर कोहन को फोन करेगा और संदेश की सच्चाई की पुष्टि करेगा। अगर मिस्टर कोहन या कोहेन मिस्टर केक की बताई बातों की पुष्टि कर देते हैं तो वह यानी हरमन जूस्ट 9 बजे से पहले कभी भी स्टोर में पहुंच जाएगा और अगर मिस्टर केक को परवाह हो तो वे वहां उसका इंतजार कर सकते हैं। मिस्टर केक ने कहा कि वे वहां खुशी खुशी उसका इंतजार करेंगे। 9:15 पर हरमन जूस्ट नजर आया। उसने यह सतर्कता बरती थी कि आते समय उसे एक पुलिस वाला दिख गया था जिसे वह अपने साथ ले आया था। स्टोर के भीतर की बत्तियां जल रही थी और जूस्ट ने विंडो से नीले गुलदान को प्यार भरी नजरों से निहारा। यह कमबख्त चीज है कितने की? पेक ने पूछा। $2000। जूस्ट ने पलकों को हिलाए बिना जवाब दिया। नकद, उसने आगे जोड़ दिया। जाहिर है यह विचार उसके मन में बाद में आया था। थका मांदा पेक कानून के तगड़े रक्षक से टिक गया और उसने आह भरी। यह आखिरी तिनका है। उसके पास लगभग $100 थे। वह कांपती आवाज में बोला, आप मेरा चेक किसी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। मैं आपको जानता नहीं हूं मिस्टर पेक, हरमन जूस्ट ने सीधा जवाब दिया। आपका फोन कहाँ है? जूस्ट पेक को फोन तक ले गया और पेक ने स्किनर को फोन लगाया। मिस्टर स्किनर, उसने आवेश में कहा, मैं बिल पेक की जिंदा लाश बोल रहा हूं। मैंने स्टोर खुलवा लिया है और $2000 नगद देकर मैं वह नीला गुलदान खरीद सकता हूं जिस पर मिस्टर रिक्स का दिल आ गया है। ओह पेक, प्यारे आदमी, स्किनर ने सहानुभूतिपूर्वक कहा, क्या तुम इस सारे समय उसी गोरखधंधे में लगे थे? हाँ, और मैं इसमें तब तक लगा रहूंगा जब तक कि मैं सामान पहुंचा नहीं दूंगा। भगवान के लिए मुझे $2000 उधार दे दो। आप पैसे लेकर ग्रेंट एवेन्यू के पास गेरी स्ट्रीट पर बी कोहेन के आर्ट शॉप में मेरे पास आ जाओ। मैं इतना ज्यादा थक चुका हूं कि मैं खुद वहां नहीं आ सकता। भले आदमी, मेरे घर में $2000 नहीं है। यह इतनी बड़ी रकम है कि पास में रखना सुरक्षित नहीं है। तो फिर ऑफिस जाकर तिजोरी से पैसे निकाल लें। ऑफिस की तिजोरी पर समय का लॉक लगा है पेक, असंभव। तो फिर बाजार में आ जाएं और होटलों, कॉफी हाउसों और रेस्तराओं में मेरी शिनाख्त कर दें ताकि मैं अपना खुद का चेक भुनवा सकूं। क्या आपके बैंक में इतने पैसे हैं पेक? पूरी शाम से गुस्से का जो सैलाब पेक के दिमाग में इकट्ठा हो रहा था, अब वह फूट पड़ा। उसने स्किनर को चिल्लाकर कहा कि वह नर्क में जाएगा और अगर उसके वश में रहा तो जल्दी ही जाएगा। कल सुबह उसने भर्राई आवाज में वादा किया, मैं तुम्हें अपनी बाईं बांह के ठूंठ से मार मार कर तुम्हारी जान निकाल दूंगा। तुम घटिया, बेरहम, आलसी, निकम्मे आदमी हो। उसने इसके बाद कैपी रिक्स के घर फोन किया और कैप्टन मैट पिजली से बात कराने को कहा। पेक को पता था कि पिजली अपने ससुर के साथ रहता है। मैट पिजली फोन पर आया और उसने पेक की दुख भरी दास्तान सहानुभूति से सुनी। पेक, यह सबसे बुरी बात है जो मैंने कभी सुनी है, उसने ऐलान किया। तुम्हें ऐसा काम करने को दिया। तुम मेरी सलाह मानो और नीले गुलदान को भूल जाओ। मैं नहीं भूल सकता, पेक ने हाँफते हुए कहा। अगर मैं वह गुलदान उस तक नहीं पहुंचा पाया तो मिस्टर रिक्स को बहुत ज्यादा अफसोस होगा। मैं अपनी दाईं बांह की कसम खाकर कहता हूं कि मैं उन्हें कभी निराश नहीं करना चाहता। उन्होंने मुझ पर बहुत उपकार किया है कैप्टन पिजली, लेकिन अब तो देर हो चुकी है और तुम गुलदान उन तक नहीं पहुंचा सकते पेक। वे 8 बजे ही शहर से चले गए हैं और अब 9:30 बजने वाले हैं। मैं जानता हूं, लेकिन अगर मैं गुलदान खरीद लूं तो मैं इसे कल सुबह 6 बजे सांता बारबरा पर ट्रेन से उतरते समय उन तक पहुंचा दूंगा। कैसे? मेरीना में एक फ्लाइंग स्कूल है और वहां एक पायलट मेरा दोस्त है। वह मुझे और गुलदान को हेलीकॉप्टर से सांता बारबरा पहुंचा देगा। तुम पागल हो गए हो? मैं यह बात जानता हूं। कृपया मुझे $2000 उधार दे दें। किस चीज के? गुलदान खरीदने के लिए। अब मुझे पता चल गया है कि तुम या तो पागल हो गए हो या तुमने ज्यादा शराब पी ली है। अगर कैपी रिक्स ने गलती से भी किसी गुलदान की $200 कीमत दे दी तो 1 घंटे के भीतर ही उनकी मौत हो जाएगी। यानी आप मुझे $2000 नहीं देंगे कैप्टन पिजली? मैं नहीं दूंगा पेक। घर जाकर सो जाओ और इसे भूल जाओ। प्लीज, आप अपने चेक भुना सकते हैं। आपको लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं
और यह रविवार की रात है और यह पवित्र दिन मनाने का एक अच्छा तरीका है। मैट पिजले ने ताना कसा और फोन रख दिया। तो हरमन जूस्ट ने पूछा, क्या हम सारी रात यहां रुकने वाले हैं? बिल पेग ने अपना सिर झुकाया। एक बात बताओ, उसने अचानक पूछा, क्या तुम्हें हीरे की परख है? क्या तुम अच्छा हीरा देखकर उसे पहचान सकते हो? हाँ, हरमन जूस्ट ने जवाब दिया। तो मैं होटल जाकर एक हीरा लेकर आता हूं। क्या आप तब तक यहां मेरा इंतजार करेंगे? बिल्कुल। बिल पेग दर्द भरे तरीके से लंगड़ाता हुआ चला गया। 40 मिनट बाद वह प्लेटिनम की एक अंगूठी लेकर लौटा जिसमें हीरे और नीलम जड़े हुए थे। इसका कितना मूल्य होगा? उसने पूछा। हरमन जूस्ट ने अंगूठी को प्यार से निहारा और इसका न्यूनतम मूल्य $2500 तय किया। पेग ने अनुरोध किया, इसे मेरे चेक की जमानत के तौर पर रख लें। मुझे इसकी रसीद दे दें और जब मेरा चेक भुन जाएगा तो मैं आकर यह अंगूठी ले जाऊंगा। 15 मिनट बाद नीले गुलदान को लकड़ी के बुरादे में पैक कराकर और एक मजबूत कार्डबोर्ड बॉक्स में रखकर बिल पेग एक रेस्तरां में दाखिल हुआ और उसे डिनर का ऑर्डर दिया। खाना खाने के बाद वह टैक्सी पकड़कर मैरीना की हवाई पट्टी पहुंचा। चौकीदार ने उससे अपने पायलट दोस्त का पता मालूम किया। आधी रात को उसके दोस्त ने बिल पेग और नीले गुलदान को हेलीकॉप्टर में उठाया और चांदनी रात में दक्षिण दिशा में उड़ान भरने लगा। 1 घंटे बाद वे सेलिनास वैली के एक वीरान खेत में उतरे। अपने दोस्त से विदा लेने के बाद बिल पेग रेल की पटरी तक चलकर गया और बैठ गया। जब कैपी रिक्स को लेकर आ रही ट्रेन वैली में आई तो पेग ने रविवार के अखबार को मशाल की तरह जला दिया। पटरियों के बीच खड़े होकर वह उस जलते हुए अखबार को तेज तेज लहराने लगा। ट्रेन रुक गई। एक ब्रेकमैन ने एक गलियारे का दरवाजा खोला और बिल पेग सावधानी से ट्रेन में ऊपर चढ़ गया। ट्रेन को इस तरह से रुकवाने का क्या मतलब है? ब्रेकमैन ने गुस्से से पूछा। जब उसने इंजीनियर को ट्रेन चलाने का इशारा किया, टिकट है? नहीं, लेकिन मेरे पास रास्ते का खर्च चुकाने के पैसे हैं और मैंने यह ट्रेन इसलिए रुकवाई क्योंकि मैं अपनी यात्रा का तरीका बदलना चाहता था। मैं बोगी नंबर 7 के स्टेट रूम ए में एक आदमी की तलाश कर रहा हूं और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो आज हत्या हो जाएगी। सही कहा, अपनी आधी बांह का फायदा उठाओ और मेरा अपमान करो, ब्रेकमैन ने कटुता से जवाब दिया। क्या तुम उस बूढ़े आदमी की खोज कर रहे हो जो हेनरी क्ले की कॉलर पहनता है और जिसकी सफेद मटन चॉप जैसी मूछें हैं? हाँ, वही। देखो, जब हम सैन फ्रांसिस्को से चल रहे थे उससे ठीक पहले वह तुम्हारी तलाश कर रहा था। उसने मुझसे पूछा था कि क्या मैंने एक बांह वाले आदमी को बक्सा लिए देखा है। मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलता हूं। कैपी के स्टेट रूम के दरवाजे पर कई बार लंबी घंटी बजाई गई। तब कहीं जाकर वे अपनी नाइट शर्ट में दरवाजे पर प्रकट हुए। बहुत अफसोस है कि आपको परेशान किया मिस्टर रिक्स, बिल पेग ने कहा, लेकिन सच तो यह है कि इतने सारे कोहेन और कोहन और कोएन थे और $2000 की व्यवस्था करना इतना मुश्किल था कि मैं पिछली रात 7:45 पर आप तक नहीं पहुंच पाया। जैसा कि आदेश था, मेरे लिए यह पूरी तरह से असंभव था कि मैं उस तय समय सीमा के भीतर अपना काम पूरा कर लूं, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। यह रहा गुलदान। वह दुकान आपकी बताई जगह से 4 सड़क छोड़कर थी सर। बहरहाल मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने सही गुलदान खोज लिया है। यह सही होना चाहिए। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है और इसे खरीद पाना बहुत कठिन था, इसलिए यह इतना मूल्यवान बन जाता है कि आप अपने मित्र को तोहफे में दे सकते हैं। कैपी रिक्स ने बिल पेग को इस तरह देखा मानो किसी भूत को देख रहे हों। हे भगवान, ओह भगवान कसम, वे बुदबुदाए। भगवान की कसम, हमने बार बार साइन बोर्ड बदले और हमने कोहेन नाम के अक्षर अलग पलट कर तुम्हें दुविधा में डाला। हमने एक पुलिस वाले को दुकान के पहरेदारी के लिए खड़ा किया ताकि तुम विंडो न तोड़ पाओ। हमने तुम्हें रविवार रात को एक अनजान कस्बे में $2000 की व्यवस्था करने पर मजबूर किया, जहां तुम्हारी जान पहचान के लोग न के बराबर हैं। हालांकि तुम 8 बजे वाली ट्रेन चूक गए, लेकिन फिर भी तुमने सुबह के 2 बजे इस ट्रेन को पकड़ लिया और नीला गुलदान मुझ तक पहुंचा दिया। अंदर आ जाओ बिल और अपने पैरों को आराम दो। ब्रेकमैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल पेग अंदर आया और थककर बेंच पर लुढ़क गया। तो यह एक चाल थी? उसने थर्राती आवाज में पूछा। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। देखिए सर, आप एक बूढ़े आदमी हैं और आपने मेरा भला किया है, इसलिए मैं आपके छोटे मजाक का बुरा नहीं मानता हूं,
लेकिन मिस्टर रिक्स, मैं चीजों को उस तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता जिस तरह पहले कर लेता था। मेरा पैर दुखता है और मेरा ठूंठ दुखता है और मेरा दिल दुखता है। वह ठहरा, उसका गला रुंध गया और उसकी आंखों में कुंठा और क्रोध के आंसू भर आए। आपको मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था सर, उसने शिकायत की। मुझे इस बात का प्रशिक्षण दिया गया है कि मैं अपने बॉस के आदेशों पर सवाल न करूं, चाहे वे मुझे कितने ही मूर्खतापूर्ण या बकवास क्यों न लग रहे हों। मुझे प्रशिक्षण दिया गया है कि मैं अपने बॉस के आदेश का पालन करूं, यदि संभव हो तो समय पर, लेकिन यदि असंभव हो तो पहला मौका मिलते ही। आज्ञा देना मालिक का काम है, उसका अमल करना मेरा काम है। मुझे अपने बॉस के प्रति वफादारी सिखाई गई है और मुझे अफसोस है कि मेरे मुखिया ने मुझसे मजाक करना जरूरी समझा। पिछले 3 सालों में मेरा समय ज्यादा अच्छा नहीं रहा है और आप अपना स्कंक स्क्रूप और लार्च रस्टिक व अलग अलग कटाई के स्टॉक को स्किनर जैसे किसी आलसी को हस्तांतरित कर सकते हैं। और बेहतर होगा कि आप स्किनर की जगह किसी को परख लें, क्योंकि उसकी उम्र अभी इतनी कम है कि उसकी पिटाई की जा सकती है और मैं उसकी पिटाई करने वाला हूं और इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा सर। कैपी रिक्स ने पिता जैसे हाथ से बिल पेक के दुखते सिर को सहलाया। बिल बेटा, यह क्रूर था, बहुत ज्यादा क्रूर था, लेकिन मैं तुम्हें एक बड़ी नौकरी देना चाहता था और मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें पता करनी थी। तभी मैं उस नौकरी के लिए तुम पर भरोसा कर सकता था। इसलिए मैंने तुम्हारा नीले गुलदान का इम्तिहान लिया, जो किसी गो गेटर का चरम इम्तिहान होता है। तुम सोच रहे हो कि तुम इस स्टेट रूम में $2000 का गुलदान लेकर आए हो, लेकिन सच्चाई तो यह है कि तुम दरअसल जो अंदर लेकर आए हो वह हमारे शंघाई मैनेजर के रूप में $10,000 की नौकरी है। जब भी मुझे $10,000 या इससे ज्यादा वेतन वाले पद के लिए किसी स्थायी कर्मचारी को चुनना होता है तो मैं उस उम्मीदवार का नीले गुलदान वाला इम्तिहान लेता हूं, कैप्पी ने बताया। बिल, मैंने अब तक 15 लोगों का यह इम्तिहान लिया है, जिनमें से केवल 2 ही लोग मुझ तक गुलदान पहुंचा पाए। बिल पेक अपना क्रोध भूल गया था, लेकिन पूरे आवेश के आंसू अब भी उसकी साहसी नीली आंखों में चमक रहे थे। धन्यवाद सर, आपको धन्यवाद सर। मैं आपको क्षमा करता हूं और मैं संघाई में अच्छा काम करूंगा। मैं जानता हूं कि तुम करोगे बिल। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हारी राह में जो अजय बाधाएं रखी थी, क्या उनका सामना करते समय तुम्हारे मन में काम छोड़ने का प्रलोभन नहीं आया? हाँ सर, आया था। मैं जब संसार के सारे कोहेन नाम वालों को फोन घुमा रहा था तब मेरा मन खुदकुशी करने को हो रहा था, और जब मैंने सोचा कोहन नाम वालों को फोन करना शुरू किया तब भी यही हुआ था सर। मैं यह काम बस इसलिए नहीं छोड़ सकता था क्योंकि यह उस एक आदमी के प्रति विश्वासघात होता जिसे मैं कभी जानता था। वह कौन था? कैप्पी ने पूछा और उनकी आवाज में श्रद्धा मिश्रित आश्चर्य था। वे मेरे ब्रिगेडियर थे और उनकी ब्रिगेड का सूत्र वाक्य था, यह कर दिया जाएगा। जब डिविजनल कमांडर उन्हें बुलाकर कहते थे कि वे अपनी ब्रिगेड के साथ आगे बढ़ें और निश्चित इलाके पर कब्जा कर लें, तो हमारे ब्रिगेडियर कहते थे, बहुत अच्छा जनाब, यह कर दिया जाएगा। अगर उनकी ब्रिगेड के किसी अफसर को कोई काम असंभव लगता था जिस वजह से वह आलस के संकेत दिखाता था, तो ब्रिगेडियर बस एक बार उसे घूर कर देखते थे और इससे उस अफसर को वह सूत्रवाक्य याद आ जाता था और वह जाकर या तो काम को पूरा कर देता था या इस कोशिश में अपनी जान दे देता था। सर, सेना की टुकड़ी में मनोबल नीचे से ऊपर नहीं उठता है, यह तो ऊपर से नीचे तक रिश्ता है। संगठन वैसा ही होता है जैसा इसका नेतृत्व करने वाला होता है, न तो बेहतर न ही बदतर। जैसा लीडर वैसा संगठन। मेरी कंपनी में जब टॉप सार्जेंट किसी सैनिक को 1 सप्ताह के लिए कोई कठिन कर्तव्य बताता था तो वह सिपाही बदकिस्मत होता था अगर वह एक मुस्कान के साथ यह नहीं कह सकता था, ठीक है सार्जेंट, यह कर दिया जाएगा। ब्रिगेडियर ने एक बार मुझे बुलाकर आदेश दिया था कि मैं जाकर एक निश्चित जर्मन निशानची को पकड़ लूं। मैं काफी खुशकिस्मत था, उन्होंने मेरे बारे में सुन रखा था। उन्होंने एक नक्शा खोला और मुझसे कहा, वह यहां छिपकर बैठा है, जाकर उसे पकड़ लो पेक। देखिए मिस्टर रिक्स, मैं तनकर खड़ा हुआ और उन्हें एक राइफल सैल्यूट देकर बोला, सर, यह कर दिया जाएगा। और मैं वह निगाह नहीं भूला जिससे उन्होंने मुझे देखा था। जब मैं ऑस्ट्रिया की राइफलों का शिकार हुआ तब वे मुझे देखने के लिए फील्ड हॉस्पिटल आए थे। मैं जानता था
कि मेरा बायां हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था और मुझे शक था कि मेरा बायां पैर मुझे छोड़ने वाला है। कुल मिलाकर मैं हताश था, निराश था और मर जाना चाहता था। उन्होंने आकर मेरा हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा, क्यों बहादुर पेक, आप अभी मरे नहीं हो। गैर सैनिकों की दुनिया में आप 6 जिंदा लोगों के बराबर मूल्यवान हो, है ना? लेकिन मैं निराशा के महासागर में काफी आगे तक चला गया था। इसलिए मैंने उनसे कहा कि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है। यह सुनकर उन्होंने मुझे कड़ी निगाह से देखा और कहा, बहादुर पेक ठीक होने की पूरी कोशिश करेगा। और शुरुआत में वह मुस्कुराएगा। जाहिर है, चूंकि उन्होंने इसे आदेश की भाषा में कहा था, इसलिए मुझे भी उसी तरह का जवाब देना पड़ा। मैंने मुस्कुराकर कहा, सर, यह कर दिया जाएगा। वे कमाल के इंसान थे सर, और उनकी ब्रिगेड की एक आत्मा थी, उनकी आत्मा। समझ गया बिल, और उनकी आत्मा दूसरे संसार में चली गई है। उनका क्या नाम था बिल? बिल पेक ने अपने आदर्श व्यक्ति का नाम बताया। भगवान की कसम, कैप्टी रिक्स की आवाज में श्रद्धा मिश्रित आश्चर्य था और उनकी बूढ़ी आंखों में सम्मान का भाव था। उन्होंने धीरे से कहा, 25 साल पहले तुम्हारा ब्रिगेडियर मेरी कंपनी में एक महत्वपूर्ण पद का उम्मीदवार था और मैंने उनका भी नीले गुलदान वाला इम्तिहान लिया था। वह गुलदान को वैध तरीके से तो नहीं ला पाया, इसलिए उसने विंडो पर एक छोटा पत्थर फेंका और गुलदान को उठाकर 1.5 मील तक दौड़ा। तब कहीं जाकर पुलिस उसे पकड़ पाई। उस मामले को रफा दफा करने और शांत रखने में मेरे बहुत पैसे लगे थे, लेकिन वह बहुत अच्छा था बिल, और मैं उसके रास्ते में खड़ा नहीं रह सकता था। मैंने उसे उसकी किस्मत की तरफ बढ़ जाने दिया। लेकिन मुझे बताओ बिल, तुम्हारे पास इस गुलदान को खरीदने के लिए $2000 कहां से आए? पूर्व सैनिक पेक ने सोचते हुए कहा, एक बार ब्रिगेडियर और मैं दुश्मनों के छिपने के ठिकाने के प्रवेश द्वार पर सबसे पहले पहुंचे थे। यह दुश्मनों का मुख्यालय था और वे समर्पण करने को तैयार नहीं थे, इसलिए मैंने बमों से उन्हें उड़ा डाला। इसके बाद हम नीचे गए। मुझे एक उंगली मिली जिस पर एक अंगूठी थी और ब्रिगेडियर ने कहा कि अगर मैं अंगूठी नहीं लूंगा तो कोई दूसरा ले लेगा। मैं वह अंगूठी अपने चेक की सुरक्षा निधि के रूप में छोड़कर आया हूं। लेकिन तुम में इतना साहस कैसे आया कि तुम मुझ पर $2000 के फूलदान के लिए भरोसा कर लो? क्या तुम्हें एहसास नहीं था कि यह भाव बेतुका है और मैं इस सौदे से मुकर सकता था? कतई नहीं। आप अपने सेवकों के कामों के लिए जिम्मेदार हैं। आप एक सच्चे भले मानुस हैं और कभी ऐसे काम से नहीं मुकरेंगे। आपने मुझे बताया था कि क्या करना है, लेकिन आपने यह बताकर मेरी बुद्धि का अपमान नहीं किया कि इसे कैसे करना है। जब मेरे स्वर्गीय ब्रिगेडियर ने मुझे उस जर्मन निशानची के पीछे भेजा था, तो उन्होंने इस संभावना पर विचार नहीं किया था कि वह निशानची मुझे पकड़ सकता है। उन्होंने मुझसे निशानची को पकड़ने को कहा था। यह पक्का करना मेरा काम था कि मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर लूं और अपने उद्देश्य में सफल रहूं, जो जाहिर है मैं तब नहीं कर सकता था अगर मैं उस जर्मन निशानची को खुद को पकड़ने की अनुमति देता। मैं समझ गया बिल। देखो, यह नीला गुलदान सुबह कूली को दे देना। मैंने एक सस्ते स्टोर से इसे 15 सेंट में खरीदा था और अब तुम उस ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ जाओ और आराम करो, जिसके तुम बहुत अच्छी तरह हकदार हो। लेकिन क्या आप शादी की सालगिरह में सांता बारबरा नहीं जा रहे हैं मिस्टर रिक्स? मैं नहीं जा रहा हूं बिल। मुझे काफी समय पहले पता चल गया था कि शहर से बाहर निकलकर ज्यादा से ज्यादा गोल्फ खेलना मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है, और वैसे यह महिला मित्रों से मिलने की मेरी कोई उम्र भी नहीं है। बिल, अभी तुम नौजवान हो, लेकिन एक उम्र ऐसी आती है जब महिला मित्रों से मन उचट जाता है और उनसे न सिर्फ संपर्क टूट जाता है, बल्कि कई बार तो उनका नाम भी याद नहीं रहता है। कई मामलों में तो इंसान बुढ़ापे में अपने प्रेमिकाओं के नाम भी भूल जाता है। इसलिए मैं महिला मित्र से मिलने नहीं आया हूं, बल्कि गोल्फ खेलने आया हूं। इसके अलावा बुद्धिमानी का यह तकाजा है कि मैं 1 सप्ताह तक ऑफिस से दूर रहूं, क्योंकि अगर उम्मीदवार नीला गुलदान पहुंचाने में सफल नहीं होता है तो उसे यह पता न चले कि उसका इम्तिहान लिया गया है, और इस बहाने में कई दिनों तक गोल्फ का आनंद भी ले लेता हूं। वैसे बिल, तुम किस तरह का खेल खेलते हो? ओह, माफ करना बिल, मैं तुम्हारी बाईं बांह के बारे में तो भूल ही गया था। बिल पेक ने पलटकर जवाब दिया, नहीं सर, मैं पर्याप्त बड़ा हूं और पर्याप्त बदसूरत हूं, इसलिए मैं एक हाथ से भी गोल्फ खेल सकता हूं। क्या तुमने कभी इसकी कोशिश की है? नहीं सर, बिल पेक ने गंभीरता से जवाब दिया, लेकिन यह कर दिया जाएगा। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।
अध्याय 6 द गो गेटर कहानी के सबक hindiaudiobook.com। नंबर 1, कर्मचारी और प्रबंधक की योग्यताओं में फर्क होता है। यह बात कभी न भूलें कि कर्मचारी और प्रबंधक में अलग अलग गुणों की आवश्यकता होती है। कर्मचारी में अच्छी तरह काम करने की योग्यता चाहिए, जबकि मैनेजर में अच्छी तरह काम कराने की योग्यता चाहिए। मैनेजर में नेतृत्व की या मैनेजमेंट करने की योग्यता होनी चाहिए, जबकि कर्मचारी में इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। मैनेजर में पहल शक्ति होनी चाहिए, अपने दम पर सोचने, निर्णय लेने और जोखिम लेने के गुण भी होने चाहिए, और इसमें से कुछ कर्मचारियों में भी होने चाहिए। जरा सोचें, क्या आप में ये योग्यताएं हैं? नंबर 2, एकाग्रता और पहल शक्ति अनुभव से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आमतौर पर कामकाजी संसार में अनुभव को महत्व दिया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आदमी 1 साल के अनुभव को ही कई साल तक दोहराता रहता है। यानी वह नौकरी तो 20 साल से कर रहा है, लेकिन उसे अनुभव 1 ही साल का है, क्योंकि उसके बाद उसने कुछ नया सीखा ही नहीं, न ही किया। बदलते संसार में सफल होने के लिए हमें लगातार सीखते रहना चाहिए। एकाग्रता किसी भी क्षेत्र में भारी सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। इस बारे में मैंने अपनी किंडल बुक सफलता का अचूक रास्ता में विस्तार से लिखा है। पहल करने या खुद होकर कोई काम करने या उसका प्रस्ताव रखने की योग्यता भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रबंधक को इस योग्यता की ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए अगर कोई कर्मचारी आगे चलकर प्रबंधक बनना चाहता है, तो उसे यह योग्यता सीखने पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 3, महत्वपूर्ण निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण योग्यता है। कंपनी के मालिक या प्रबंधक उस कर्मचारी को तरक्की नहीं देंगे जो हर समस्या आने पर उनसे सलाह लेने दौड़ा चला आए। वे उस कर्मचारी को तरक्की देंगे जो हर समस्या पर अच्छी तरह विचार करके निर्णय ले और केवल बहुत गंभीर समस्याओं के मामले में ही सलाह लेने आए, वह भी कभी कभार। निर्णय लेना एक बहुत बड़ी योग्यता है, और आप देखेंगे कि जो इंसान जितने ज्यादा जोखिम लेने वाले निर्णय लेता है, उसका वेतन भी उतना ही ज्यादा होता है। कंपनियों के सीईओ का वेतन सबसे ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा जोखिम वाले निर्णय भी वही लेते हैं। सबसे कम जोखिम वाले निर्णय जमादार को लेने होते हैं, इसलिए उसका वेतन सबसे कम होता है। नंबर 4, सकारात्मक नजरिया रखना बेहतर होता है। बिल पेक अगर चाहता तो अपने बारे में नकारात्मक नजरिया रख सकता था। उसका हाथ कट गया था, उसका पैर छोटा हो गया था, वह कई साल तक बीमार रहा था, लेकिन उसका नजरिया सकारात्मक रहा, जो उसके लिए अच्छा था। वह इस बात पर कृतज्ञ था कि उसका दिमाग और दाईं बांह सुरक्षित बच गए थे। जो चला गया उस पर अफसोस करने के बजाय बिल पेग ने उस पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया जो उसके पास बचा था। इस सकारात्मक नजरिए का परिणाम यह हुआ कि वह जीवन में आगे की तरफ तरक्की करने के लिए प्रेरित हुआ, वरना नकारात्मक नजरिया होने पर वह सिर्फ शिकायतें ही करता रहता और अपनी अपंगता का इस्तेमाल तरक्की न करने के बहाने के रूप में करता। देखिए, आपका नजरिया सकारात्मक रहे या नकारात्मक, परिस्थितियां वही रहेंगी। आपके नजरिए का अतीत की घटनाओं पर तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भविष्य की घटनाओं पर पड़ता है, क्योंकि आपका नजरिया ही इस बात को तय करता है कि आप किसी चीज को बाधा के रूप में देखते हैं या फिर अवसर के रूप में। नंबर 5, डींगे हाँकने के बजाय काम करना महत्वपूर्ण है। कंपनी के मालिकों या प्रबंधकों को बात करने वाले कर्मचारी नहीं चाहिए, काम करने वाले कर्मचारी चाहिए। बहुत सारे कर्मचारी इस बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वे क्या करने वाले हैं, लेकिन वे कुछ करते नहीं हैं। मालिक या प्रबंधक कुछ समय तक तो बर्दाश्त करते हैं, फिर ऐसे लोगों को नौकरी से निकाल देते हैं, क्योंकि अगर वे वेतन दे रहे हैं तो उन्हें इसके एवज में काम चाहिए, और जितना वेतन दिया जा रहा है उससे 3 गुना फायदा होना चाहिए। देखिए, यह मोटा हिसाब है। अगर किसी कर्मचारी को 100 रुपये वेतन दिया जा रहा है तो उसे कम से कम 300 रुपये का काम करना चाहिए, तभी वह कंपनी के फायदे का सौदा होता है। उसे वेतन मिलता है 100 रुपये, दूसरे 100 रुपये ऑफिस, बिजली पानी, फर्नीचर, मशीनों आदि के खर्च में चला जाता है। अब बचते हैं 100 रुपये, और कंपनी को इतना मुनाफा होना चाहिए, तभी वह आपकी नौकरी को जारी रख पाएगी। कर्मचारी अगर 300 के बजाय 600 रुपये का काम करने लगेगा
तो मैनेजर उसकी सैलरी बढ़ाने के बारे में संकोच नहीं करेंगे। लेकिन अगर वह 100 रुपए का काम करके यह सोचने लगे कि मुझे जितना वेतन मिल रहा है मैं उतना काम कर रहा हूं, तो समस्याएं खड़ी हो सकती है। नंबर 6, उद्देश्य अटल होना चाहिए। इंसान अगर अपने प्रयास में नाकाम रहे तब भी उसे कोशिश करते रहना चाहिए। अगर प्लान ए नाकाम रहे तो प्लान बी को आजमा कर देखें। बार बार कोशिश करें, अलग अलग तरीकों से कोशिश करें, जरूरत से ज्यादा कोशिश करें, नए सिरे से समस्या पर वार करके देखें। बिल पेक ने जब नौकरी मांगी तो स्किनर ने उसे इनकार कर दिया, लेकिन इससे पेक के इरादे कमजोर नहीं हुए, उसका उद्देश्य नहीं बदला, उसका लक्ष्य नहीं बदला। उसने दूसरी दिशा में प्रयास किया और मैट पिजली से नौकरी मांगी। जब उसने भी इनकार कर दिया तब भी उसने हार नहीं मानी और उसने पैकी रिक्स से नौकरी मांगी। 2 लोगों ने उसे अस्वीकार किया, 2 लोगों ने उससे नहीं कहा, लेकिन एक हां से उसका उद्देश्य पूरा हो गया। नंबर 7, आपके परिणाम बताते हैं कि आप किस मिट्टी के बने हैं। कारोबार की दुनिया में परिणाम ही महत्वपूर्ण होते हैं। आज की तारीख में एक्सेल शीट और आंकड़े जितने ज्यादा महत्वपूर्ण है उतने पहले कभी नहीं रहे। अगर आप सेल्समैन हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितना सामान बेच रहे हैं, कहां बेच रहे हैं, किसे बेच रहे हैं, किस भाव पर बेच रहे हैं, कितने नए ग्राहक बना रहे हैं, कितनी रिपीट सेल कर रहे हैं, आप ग्राहकों के सामने कितना समय बिता रहे हैं, आपकी सफलता का प्रतिशत कितना है, आप कितनी फुटकर बिक्री करते हैं, आप कितनी थोक बिक्री कर रहे हैं, आगामी बिक्री की संभावना कहां पर है, आपके प्रतिस्पर्धियों की तुलना में आप कहां हैं, आदि इत्यादि। इस मामले में फ्रैंक पेटकर की पुस्तक मैं असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा काफी प्रेरक है, जो आंकड़ों का इस्तेमाल करके सफलता तक पहुंचने का तरीका बताती है। नंबर 8, आप अपनी कमियों के बावजूद ऊपर उठ सकते हैं। कमियां हर इंसान में होती हैं। ऐसा एक भी इंसान इस संसार में न कभी हुआ है न ही कभी होगा जिसमें कोई भी कमी या कमजोरी न रही हो। बिल पेक की सफलता की कहानी हमें सिखाती है कि हम अपनी कमियों के बावजूद सफल हो सकते हैं। बिल पेक का चेहरा सामान्य था, उसका एक हाथ कटा हुआ था, उसका एक पैर छोटा होने के कारण वह लंगड़ा कर चलता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, न ही ज्यादा शिक्षा थी, न ही महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क थे, लेकिन उसमें सफल होने की प्रबल इच्छा थी और इस प्रबल इच्छा ने उसकी सारी कमियों की भरपाई कर दी। नंबर 9, आत्मविश्वास सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर खुद पर भरोसा नहीं है तो इंसान वह काम करने से पहले ही किस्मत हार जाएगा और अवसर का लाभ नहीं उठा पाएगा। अपनी सफलता पर शंका करना दौड़ते घोड़े की लगाम खींचने जैसा होता है। इस कहानी में हम देख सकते हैं कि बिल पेक में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं थी। उसने कंपनी के मालिक कैपी रिक्स को बताया था कि वह कुछ भी बेच सकता है, कहीं भी बेच सकता है और उसे बस एक मौका चाहिए। उसके आत्मविश्वास की अति का इसी बात से पता चलता है कि वह नौकरी की बात पक्की होने से पहले ही अपने बिजनेस कार्ड छपने दे आया था। इसका मतलब यह है कि उसने अपने सारे पुल जला दिए थे और वह पूरी तरह से ठान चुका था कि वह इसी कंपनी में नौकरी करेगा। कोई हैरानी नहीं कि अंततः वह नौकरी पाने और उसमें तरक्की करने में कामयाब हुआ। नंबर 10, सफलता के लिए त्याग जरूरी होता है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। क्या आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? जब सब लोग सो रहे होंगे तब आपको मेहनत करनी होगी। जब सब लोग छुट्टियों में पिकनिक पर जाएंगे या पार्टी करेंगे तब आपको मेहनत करनी होगी। जब सब लोग मजे से लेटकर टीवी देखेंगे तब आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप यह कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है तो सफलता के सपने न देखें। इस कहानी में बिल पेक ने सफल होने के लिए हर चीज दांव पर लगा दी थी। वह भूखा था, लेकिन उसने संकल्प कर लिया था कि काम पूरा होने तक खाना नहीं खाएगा, क्योंकि एक एक मिनट महत्वपूर्ण था। उसने अपनी जेब के पैसे लगाकर फोन किए, टैक्सी की, हीरों की अपनी अंगूठी को जमानत के तौर पर रखा, क्योंकि वह हर हाल में अपना लक्ष्य हासिल करना चाहता था। सफलता के लिए आप हर कीमत चुकाते हैं। जब पेक से दुकान वाले ने पूछा कि क्या वह जानता है कि इसकी कीमत क्या है,
तो उसने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वह हर कीमत चुकाने को तैयार है। देखिए, एक बात तय है, अगर आप केवल सुविधाजनक या आरामदेह परिस्थितियों में ही काम करते हैं तो आप सामान्य तरक्की करेंगे, लेकिन जब आप कष्टकारी या बेहद अप्रिय परिस्थितियों में भी पूरी शिद्दत और हौसले से काम करते हैं तो आप इतनी तेज तरक्की करेंगे जितनी आपको कल्पना भी नहीं थी, जैसी कि बिल पेक को नहीं थी। नंबर 11, अतिरिक्त प्रयास महत्वपूर्ण होता है। सफलता तभी मिलती है जब आप सामान्य से अधिक प्रयास करते हैं। यह 1 मील आगे तक जाने का सिद्धांत है। बिल पेक को जब बताई जगह पर नीला गुलदान नहीं दिखा तो उसने अपना काम बंद नहीं किया। वह चाहता तो अगली मुलाकात में कैपिरिक्स को बता सकता था कि उसने गुलदान का पता ठिकाना सही नहीं बताया था, इसलिए वह उसे नहीं ला पाया। लेकिन उसने अतिरिक्त प्रयास किया, सामान्य से ज्यादा कोशिश की। उसे जो जगह बताई गई थी, गुलदान उससे 5 सड़क दूर वाली दुकान में रखा था। जरा सोचें, क्या आप या मैं इतनी कोशिश करते? जाहिर है यह उसकी सफलता का इम्तिहान था, जिससे कैपिरिक्स यह पता लगाना चाहते थे कि वह अतिरिक्त प्रयास करने का कितना इच्छुक है। नंबर 12, बाधाओं से विचलित न हो। हर अच्छे काम में बाधा आती है, लेकिन तरक्की करने वाले उसकी वजह से नहीं रुकते हैं। वे तो बाधाओं को पार करने, उन्हें लांघने या उनके दाएं बाएं से निकलने के तरीके खोज लेते हैं। बिल पेक के सामने एक के बाद एक बाधा रखी गई। न सिर्फ गुलदान का गलत पता ठिकाना बताया गया, बल्कि दुकान के मालिक का नाम भी बार बार साइन बोर्ड पर बदला गया ताकि वह आसानी से फोन करके पता न लगा पाए। फिर उसे स्किनर और मैट पिजली ने फोन पर पैसे देने से इनकार कर दिया और कैपिरिक्स ने तो उसका फोन ही नहीं उठाया। लेकिन तमाम बाधाओं के बावजूद बिल पेक ने हिम्मत नहीं हारी और अपने लक्ष्य को याद रखा। बिल पेक जानता था कि बाधाओं को पार करने के बाद ही सफलता मिलती है। नंबर 13, उपाय कुशलता महत्वपूर्ण है। उपाय कुशलता या रिसोर्सफुलनेस सफलता के लिए आवश्यक है, जीवन में भी और कारोबार में भी। आपके पास जो भी साधन या संसाधन है, आप उनका अधिकतम उपयोग करके समस्या को कैसे सुलझाते हैं, यह मायने रखता है। बिल पेक के सामने यह समस्या थी कि वह कोहन से संपर्क कैसे करे। उसने उपाय कुशलता दिखाते हुए टेलीफोन डायरेक्टरी ली और केवल सैन फ्रांसिस्को के ही नहीं बल्कि दूसरे शहरों के लोगों को भी फोन किया, जिससे उसे उस दुकान के मालिक के घर का नंबर मिला। फिर फोन पर कोहन उससे बात करने को राजी नहीं था। इस समस्या से निपटने के लिए उसने झूठ बोला कि कोहन की दुकान में आग लग गई है। उसने भले ही झूठ बोला था, लेकिन अगर वह यह नहीं बोलता तो उसकी कोहन से बात ही नहीं हो पाती और वह अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो पाता। जब उससे नीले गुलदान के नगद पैसे मांगे गए तो उसके पास पैसे नहीं थे, जो एक बड़ी समस्या थी। लेकिन उसने इसे दूर करने का उपाय खोजा और उसे याद आ गया कि वह अपनी हीरे की अंगूठी जमानत के तौर पर रख सकता है। जब उसे गुलदान मिल गया तब भी उसके सामने यह समस्या थी कि कैपिरिक्स तो ट्रेन में बैठकर रवाना हो चुके थे और वह गुलदान उन तक कैसे पहुंचेगा। लेकिन बिल पेक ने इस समस्या को सुलझाने के लिए भी अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसे याद था कि उसका एक मित्र हेलीकॉप्टर चलाता था और उसकी मदद से वह अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। उपाय कुशलता दिखाई। उसने दूसरी सड़कों पर छानबीन करके उपाय कुशलता दिखाई। उसने अपने हेलीकॉप्टर चलाने वाले मित्र की याद करके उपाय कुशलता दिखाई। उसने काम पूरा न करने का बहाना बनाने के बजाय काम को करने का उपाय खोजा। उसने हीरे की अंगूठी जमानत पर रखने की उपाय कुशलता दिखाई। नंबर 14, मालिक के दृष्टिकोण से सोचें। सफल कर्मचारी या प्रबंधक वही होता है जो खुद को कंपनी के मालिक की जगह रखकर सोचता है। मान लें कि यह आपकी कंपनी है। क्या आप कामचोरी करेंगे? क्या आप ग्राहकों से बुरी तरह पेश आएंगे? क्या आप गबन करेंगे? क्या आप मक्कारी करेंगे? आप यह सब नहीं करेंगे। ज्यादातर कर्मचारी अपने दृष्टिकोण से सोचते हैं, अपनी सुविधा के दृष्टिकोण से सोचते हैं, इसलिए वे तरक्की नहीं कर पाते हैं। मालिक की समस्या को अपनी समस्या समझें और उसे दूर करने की हर संभव कोशिश करें। ध्यान रखें कि आपको तरक्की देना या न देना मालिक के हाथ में होता है और जब आप उसकी समस्या दूर करेंगे तो वह आपकी भी समस्या दूर कर देगा। इसलिए अगर आप अपनी नौकरी में तरक्की करना चाहते हैं तो खुद को कंपनी का मालिक मानें और उसके दृष्टिकोण से सोचें।
नंबर 15, सैनिक की तरह अनुशासित रहें। सेना में कठोर अनुशासन होता है, वहां आदेश का पालन करना होता है। यही वजह है कि पूर्व सैनिक बिल पेक आज्ञा पालन और स्वामी भक्ति को इतना ज्यादा महत्व देता था। बॉस जो भी आदेश दें उसमें मीन मेख न निकालें। यह न सोचें कि यह कितना बेतुका आदेश है। हो सकता है कि आप छोटी तस्वीर देख रहे हो और आपको बड़ी तस्वीर पता ही नहीं हो। बॉस की बुद्धि, विवेक और निर्णय पर विश्वास करें। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि यह आदेश देने के पीछे बॉस का कोई मकसद होगा और यह कंपनी के हित में होगा। आज की तारीख में हर इंसान यह मानकर चलता है कि पूरी दुनिया में 1.5 बुद्धि है, जिसमें से एक उसके पास है और बाकी आधी पूरी दुनिया में बंट गई है। इसी कारण वह किसी की बात मानने को ही तैयार नहीं होता है और अपने विचार को सर्वश्रेष्ठ साबित करने पर आमादा रहता है। यह कहावत आज भी सच है, बॉस इज ऑलवेज राइट, या बॉस हमेशा सही होता है। याद रखें, आज्ञा पालन तरक्की की अनिवार्य योग्यता है। अगर आप अपने बॉस के आदेश नहीं मानते हैं तो वह आपको तरक्की क्यों देगा? उल्टे वह तो आपको नौकरी से निकालने या आपकी तनख्वाह कम करने के तरीके सोचने लगेगा। नंबर 16, लक्ष्य बता दें। अगर आप मैनेजर हैं तो आप काम सौंपने का तरीका सीखें। आपको अपने अधीनस्थ को यह बताना है कि आप उससे क्या कराना चाहते हैं, कब तक कराना चाहते हैं और क्यों कराना चाहते हैं। लेकिन आपको यह नहीं बताना कि वह इसे कैसे करे। अगर वह पूछे तो आप उसे भी बता सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप यह भी बता देते हैं कि काम को कैसे करना है तो वह कर्मचारी रोबोट की तरह काम करेगा और अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा। दिमाग का जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है यह उतना ही ज्यादा तेज चलता है। इसलिए इसका इस्तेमाल करते रहें और अपने कर्मचारियों को भी इसका इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करें। यह न भूलें कि दिमाग इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है और वह इसके सहारे आसानी से सफल हो सकता है। नंबर 17, कर्मचारियों का इम्तिहान लें। अगर आप प्रबंधक या मालिक हैं तो आपको अपने हर कर्मचारी का इम्तिहान लेना चाहिए। जिस तरह आप सामान की रैंडम चेकिंग करते हैं उसी तरह कर्मचारी को भी जांचना परखना जरूरी होता है। गुणवत्ता परीक्षण सिर्फ सामानों तक ही सीमित क्यों रखें? इसे इंसानों के मामले में भी लागू क्यों न करें? देखा जाए तो इंसान के मामले में जांचना परखना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वही तो है जो आपके सामान को बेचेगा या नहीं बेचेगा। जो कर्मचारी आपके इम्तिहान में खरा उतरे उसे इनाम दें, उसकी तनख्वाह बढ़ा दें या उसकी तरक्की करके नया पद दे दें। इस तरह आप योग्य लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और अयोग्य लोगों को योग्यता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगर आप अपने सभी कर्मचारियों को एक जैसा समझते हैं और केवल अनुभव के आधार पर ही तरक्की देते हैं तो उनकी उपाय कुशलता हतोत्साहित हो जाएगी। नंबर 18, इस संसार के गो गेटर युवा होते हैं। इस पुस्तक में बताया गया है कि युवाओं के गो गेटर बनने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि उनमें ज्यादा शक्ति होती है, उनमें ज्यादा ऊर्जा होती है, उनमें ज्यादा स्टेमिना होता है और उनमें ज्यादा लगन होती है और वे ज्यादा समय तक लगातार काम कर सकते हैं, क्योंकि उन पर घर परिवार की जिम्मेदारियां नहीं होती। युवाओं का स्वास्थ्य भी आमतौर पर बेहतर होता है, जिस वजह से वे मुश्किल चुनौतियों को आसानी से झेल सकते हैं और भूख या दर्द जैसे कष्टों को नजरअंदाज कर सकते हैं। यह संसार युवाओं का है और आज से ही नहीं बल्कि हमेशा से रहा है। जरूरत बस इस बात की है कि इन युवाओं को सही दिशा दिखा दी जाए, फिर वे इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं कि लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ।